गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पब्लिक आ गई? सर यानी कुछ काला यस सर। काले काले हम हो गए हैं या लग रहे हैं? क्या चक्कर क्या है? लग रहे हैं सर। चारों तरफ काला ही काला हो रहा है। बोर्ड सर बोर्ड बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड? हाँ सर, बोर्ड दिख रहा है। ठीक है। सर हाँ सर, वो जो CH2I2 होता है वो NaOH में CH3 Cl वाला काम करता है, जो रिमोटिबल में करता है। हाँ, ठीक है सर। 2 आई लगे हुए हैं तो वही CH, मतलब जैसे तुमने रीमर टीमर में किया था सेम ही है। सर हम्म मेरे लास्ट के 2 लेक्चर्स मिस हो गए थे, तो ये वाले लेक्चर देख लो, समझ आएगी, या फिर पहले लास्ट के देख के आऊं? है मेरे ख्याल से तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो देख लो, यही वाला देख लो। थोड़ा बहुत पढ़ा है? ओके सर। सर लास्ट का 2 लेक्चर नहीं है, उससे पहले पढ़ा हुआ है सर। हाँ तो फिर काम चल जाएगा। सर हम्म सर विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है सर, एक बार बता दो। मैं लिख के वो तुम्हें एक स्लाइड में दे दूंगा, वो विक्टर मेयर और लुकास वगैरह। मैं तो सोच रहा था तुम अपने आप पढ़ लोगे ये। तो ये विक्टर मेयर लुकास जो अल्कोहल्स के डिटेक्शन के टेस्ट ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल वाले, ये मैं स्लाइड में ही लिख के तुम्हें दे दूंगा, तुम उसी को पढ़ डालना बस। मतलब कुछ कलाकारी नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है। वो दे देंगे। सर सर जो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, हाँ उसका EMF मतलब जो वो फिक्स हो जाएगा सैचुरेटेड वाले का 0.24? हाँ, मतलब EMF तो स्टैंडर्ड EMF तो फिक्स ही होगा। नहीं सर, स्टैंडर्ड नहीं लिख रखा, बस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी फिक्स ही होगा ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी फिक्स ही होगा, क्योंकि सैचुरेशन तो KSP डिसाइड करेगा और KSP टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। भाई तुम खुद बताओ ना, जो तुम्हारा E0 होता है जब तुम निकालते हो, तो वो E0 जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, वो E0 ऑफ मर्करी प्लस E0 ऑफ वो क्या था, E0 ऑफ मर्करी प्लस RT/F ln KSP वगैरह से निकलता है। तो जो भी है वो KSP के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो KSP भी कांस्टेंट होगा। यस सर। सर क्वेश्चंस में बस इसकी मतलब ये डायरेक्ट ही यूज कर रखा था, इसको कुछ बता नहीं रखा था। नहीं वो हाँ, वो वही है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये EMF भी कांस्टेंट रहेगा। ओके सर। सर जो ई सेल होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ, ई सेल तो कर ही रहा है ना टेम्परेचर पे, क्योंकि RT/F ln KSP वाला जो खेल आप खेलते हैं उसमें T का टर्म आता है ना। सर लेकिन कंसंट्रेशंस पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर 1 है तो फिर वो 0 ही होना है। वो तो सही है, वो भी ठीक है। मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्या कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड तो कर ही रहा है? सर एक्चुअली ना एनसीईआरटी में इस तरह से लाइन लिखी हुई है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, हाँ, वो हर टेम्परेचर पे 0 ही होता है। नहीं वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात कर रहा है यार। हाँ, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज 0। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज 0। ये रेफरेंस है, तुम समझो बात को। हमने एक रेफरेंस डिसाइड कर लिया है कि अगर आप किसी भी टेम्परेचर की बात करें तो हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, या रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, उसको 0 ही कंसिडर किया जाए। वो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। द E0 इज 0। मतलब अब मान लो तुम ये कहो कि नहीं सर E0 0 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा ये कैसे निकालोगे? किसी को तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो आपने इसी को रेफरेंस ले लिया कि भाई यही सच है, ये 0 ही होगा, चाहे आप टेम्परेचर कुछ भी ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। मतलब अगर इसका इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर फिक्स है, इस फिक्स टेम्परेचर पर इसका E0 हमेशा 0 ही माना जाए। तो उसमें कुछ वो नहीं करना है कि कैलकुलेट कैसे किया, वो कैलकुलेट नहीं किया गया, वो मान लिया गया 0 बस। ठीक है ना? अच्छा, हम लोग कहां पर थे लास्ट क्लास में? सर हाँ सर लास्ट क्लास में जैसे अपन ने क्वेश्चंस किए थे, हाँ, इनमें से एक टाइप के क्वेश्चंस में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी। कोई बात नहीं, होती है, सबको होती है। सर मतलब एक बार एक इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन लिख दी? हाँ, +4H प्लस ये वाली इक्वेशन आज लिखेंगे हम, प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू H2O वाली। हाँ हाँ हाँ, ये अभी H2O के ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की इक्वेशन अभी लिखेंगे। देखो थोड़ा सा अभी लिखते हैं, अब थोड़ा तो हो सकता है थोड़ा समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो फिर आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तो जरा एक बार शुरू करने दो यार जरा सा, है ना। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बात की थी वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात कर ली थी। उसमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रोड जो निकल के आया था वो हमारा मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड निकल के आया था, जो अच्छा इलेक्ट्रोड है, जिस पर ज्यादा अच्छे सवाल IIT लेवल पर बनाए जा सकते हैं। फिर थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाएं तो जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है। अब हमारे पास उल्टी बात आ रही, उल्टी बात मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। यानी अब तक क्या करते थे कि
बर्तन में केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए छोड़ देते थे और करंट प्रोड्यूस होती थी, यानी केमिकल रिएक्शंस की मदद से करंट प्रोड्यूस हो रही है, यानी सेल वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए प्रोड्यूस कर रहा होगा क्योंकि जब सेल रिएक्शन हो रही होगी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम रही होगी और रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा रही होगी। तो हो क्या रहा होगा कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के पास जा रहे होंगे तो वो एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे, और जब तक ये प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है सेल हमें वर्क देता जा रहा होगा, देता जा रहा होगा, देता जा रहा होगा। ठीक, ये प्रोसेस जो है हमारा, ये प्रोसेस हमारा डिस्चार्जिंग प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो उल्टा माना जाता है, यानी करंट आप पास करेंगे और उस करंट की वजह से केमिकल कॉम्पोजिशन जो आपने सोल्यूशन ले रखा है उस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन का डीकॉम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब अगर मैं ऊपरी तौर पर पहले डिस्चार्जिंग और चार्जिंग को कंपेयर करूं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी इस बारे में बात की थी एक बार कि अगर मैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंपेयर करूं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जो अंतर है वो यहां से दिखाई दे रहा है। आप एक बार देखो इसको कि ये तो हमारा डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है और इसको हमने बड़े डिटेल में पढ़ा। ये हमारा वही पुराना वाला सेल है, तुम्हें याद होगा, कॉपर हमारा कैथोड है, जिंक हमारा एनोड है, वही पुरानी कहानी चल रही है। तो इस इलेक्ट्रोड, इस सेल के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इस सेल की जो रिएक्शन होगी उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जिंक का और रिडक्शन हो रहा होगा कॉपर का। यानी अगर मैं एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन लिखूं तो जो एनोडिक रिएक्शन दिखती है हमें अच्छी तरह से याद है, एनोडिक रिएक्शन जो होगी वो ऑक्सीडेशन की होगी, जिसमें जिंक सॉलिड, जिंक +2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। और अगर मैं इसकी कैथोडिक रिएक्शन की बात करूं तो ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, जो इसकी कैथोडिक रिएक्शन होगी उसमें कॉपर 2+ एक्वस वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद है और इन दोनों को जोड़कर हमारी ये नेट सेल इक्वेशन तैयार होती। अच्छा, अब ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों है? इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्योंकि इस प्रोसेस में ये जो आपने रिएक्शन लिखी है, इस प्रोसेस में अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो सेल आपको वर्क देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जिस टाइम पर डेल्टा जी 0 होगा वो कौन सा टाइम होगा? वो टाइम होगा जिस टाइम पर हमारा सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। यानी जिस टाइम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी उस टाइम पर सेल का वर्किंग जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा होगा? ऐसा इसलिए हो रहा होगा, डेल्टा जी के 0 होने का मतलब क्या है भाई? शुरू में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम। तो आप बताओ डेल्टा जी नेगेटिव है या पॉजिटिव? प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा? नेगेटिव सर। अच्छा, नेगेटिव है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा सर? रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट के पास जाएंगे। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के पास जाएंगे, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, तो इनकी जो फ्री एनर्जी है वो भी कम होती जाएगी। और क्योंकि प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं तो प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा इसकी घटकर और इसकी बढ़कर दोनों बराबर हो जाएंगे। जिस टाइम पर ये दोनों फ्री एनर्जीज बराबर होंगी, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। बात खत्म, सेल से काम लेना बंद। ये है डिस्चार्जिंग। इसे डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कहा जाएगा। इस प्रोसेस में एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपके सामने है, एनोड से इलेक्ट्रॉन उठेंगे और कैथोड पे जाके गिर जाएंगे। ये कहानी ठीक। अच्छा, अब आते हैं चार्जिंग पर। जब ये सेल काम करना बंद कर देगा तो इससे दोबारा काम कैसे लिया जाए? तो बड़ा ऑब्वियस है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो सेल वर्क करेगा, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक। अब मान लीजिए आप इस सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं, अब आपको सेल से दोबारा काम लेना है, तो एक ही तरीका बचता है कि आप दोबारा इस सिचुएशन में चले जाए। कुछ समझ रहे हो बात को? यस सर। यानी जब आप इस सिचुएशन में हैं तो आप धीरे धीरे नीचे आके काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और जब ये चीज खत्म हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो सेल ने काम करना बंद कर देगा। अब मैं चाहता हूं सेल मेरा दोबारा काम करे, तो ये तभी हो सकता है जब ये सिचुएशन वापस वैसी हो जाए। और अगर ये सिचुएशन आपको वापस वैसी करनी है तो उस रिएक्शन को उल्टा करना है जो हो रहा था। क्या हो रहा था? उस प्रोसेस में जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था और कॉपर रिड्यूस कर रहा था, अब आपको वापस रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन घटानी है, तो अब आपको जिंक को रिड्यूस करना पड़ेगा और कॉपर को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। लेकिन ये फीजिबल नहीं है सर, ये प्रोसेस फीजिबल नहीं है, क्योंकि जो फीजिबल है वो हो रहा है। दिस इज स्पॉन्टेनियस जो आपके सामने चल रहा है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो आपके सामने हो रहा है। अगर आप इससे उल्टा करवाना चाहते हैं तो ये काम अपने आप नहीं हो सकता। ये काम अपने आप नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म। क्योंकि अगर इस सिचुएशन पर आप आ चुके और अगर आपको वापस इस सिचुएशन तक जाना है तो अब ये काम अपने आप नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रोसेस का जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव। बात समझो, क्योंकि अगर आप उल्टा जाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स, ये हमारा प्रोडक्ट होगा और ये हमारा रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, डेल्टा जी पॉजिटिव है। ये प्रोसेस सर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अगर आप फिर भी कराना चाहते हैं तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये खुद से नहीं होगा।
एंड दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और वही है चार्जिंग ऑफ सेल। ये देखो, जब हम चार्जिंग की बात करते हैं तो मुझे खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, ये मैं हूं, ये मुझे खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, मुझे एक्सटर्नल ईएमएफ लगाना पड़ता है, और ये एक्सटर्नल ईएमएफ ही सेल को चार्ज कर पाता है। और मजे की बात क्या है, इस एक्सटर्नल ईएमएफ की जो वैल्यू है वो सेल की पोटेंशियल से ज्यादा होनी चाहिए। हम अपनी बैटरी को इसलिए चार्ज कर पाते हैं क्योंकि जिस वोल्टेज से हम उसको चार्ज करते हैं वो ज्यादा वोल्टेज। बात समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात? यानी अगर आप चार्जिंग करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल ईएमएफ यूज करना पड़ेगा, और इस एक्सटर्नल ईएमएफ को यूज करने से वो काम चालू होगा जो अपने आप नहीं हो सकता था, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन और जिंक का रिडक्शन, जस्ट रिवर्स रिएक्शन। लेकिन अब सर एनोड कैथोड कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो वही है, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जहां रिडक्शन होता है वहां कैथोड होता है, यहां पर भी यही है। लेकिन इस बार एनोड कैथोड को बैटरी डिसाइड करेगी। बैटरी का जो लंबा वाला डंडा है जिसको एनोड कहा जाता है, ये पता है तुम्हें, प्लस टर्मिनल। यस सर। तो ये बड़ा वाला डंडा आपका एनोड बन जाएगा, दिस इज एनोड, यानी ये जो हमारा आदमी है ये इस टाइम पर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो छोटा वाला डंडा है ये हमारा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन चाहे ये इसका बिहेवियर कैसा भी हो, एनोड पर आज भी ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर आज भी रिडक्शन होगा। जो पहले कॉपर +2 जमा करते थे अब वो कॉपर +2 वापस गिरने लगेंगे, जो जिंक नीचे गिरा करता था अब वो जिंक जमने लगेगा, जस्ट रिवर्स। और जो प्रोसेस होगा वो ये होगा, एनोड पर आज भी ऑक्सीडेशन होगा लेकिन कॉपर का, कैथोड पर आज भी रिडक्शन होगा लेकिन जिंक का। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो कॉपर +2 जम कर कम हो गए थे वो गिर कर फिर से बढ़ जाएंगे, और जिंक जो जम कर कम हो गया था, मतलब जो पता नहीं क्या करके क्या हो गया था, अब वो उल्टा होने लगे। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डिस्चार्जिंग की बात करते हैं तो डिस्चार्जिंग वो प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होगा, तब तक होगा जब तक डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। जैसे ही डेल्टा जी 0 होगा खेल खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने सेल को दोबारा चार्ज करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल ईएमएफ लगाकर उन रिएक्शंस को उल्टा करने की कोशिश करेंगे ताकि रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी फिर से बढ़ जाए और प्रोडक्ट्स की एनर्जी, फ्री एनर्जी घट जाए। और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो फिर वही बातें चालू हो जाएंगी, अरे हमारी ज्यादा तुम्हारी कम, डेल्टा जी नेगेटिव, चलो चलो काम करते हैं। सेल फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा, और काम करते करते जब वो फिर बराबर हो जाएगा तो आपको फिर से इसको चार्ज करना पड़ेगा। और चार्जिंग एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी जिसमें एक्सटर्नल ईएमएफ लगाना पड़ेगा, और फिर वो प्रोसेस फॉलो करेगा जिसमें जो रिएक्शंस खुद ब खुद नहीं हो सकती, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन और जिंक का रिडक्शन। ये वापस ऐसे चल, यानी ये जो प्रोसेस चल रहा है डिस्चार्जिंग का और ये जो प्रोसेस चल रहा है ये चार्जिंग का, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए आपको एक्सटर्नल ईएमएफ लगाना पड़ता है जिसकी वैल्यू सेल के इंटरनल ईएमएफ से हमेशा ज्यादा होती है। कुछ समझे बात? यस सर। यानी ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कभी कोई इस तरह का सवाल आईआईटी में पूछ ले हमसे कि भाई ये बताइए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिफरेंस है, या जो हमारी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या अंतर होता है। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया जा सकता है कि चार्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है सेल को आप देखते रहोगे चार्ज हो जाएगा? सवाल ही नहीं। सेल को चार्ज करने के लिए सर आपको माहौल बनाना पड़ेगा, बाकायदा अडेप्टर लाना पड़ेगा, अडेप्टर में ठूस ठास के, समझ लो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, एक्सटर्नल एजेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा फॉर द चार्जिंग ऑफ द सेल। लेकिन डिस्चार्जिंग के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है कि आप सेल की मिन्नत कर रहे हैं प्लीज हमारा टॉर्च जला दो, प्लीज। उसको तुमने टॉर्च में लगाया तो जलेगा ही जलेगा। मेरी बात तुम लोग समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? यानी डिस्चार्जिंग इज स्पॉन्टेनियस, वो मेरे कहने से नहीं होगी, वो होगी। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि सर कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, सर जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है बिकॉज ऑफ देयर रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। तो ऐसे में सर वो काम करिए ना जो होना चाहता है, कॉपर से कहिए रिड्यूस हो जाए और जिंक के कहिए ऑक्सीडाइज हो जाए, सर चल रहा है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आप यही काम इन दोनों के रहते उल्टा करवाना चाहते हैं तो सर ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो आपको आना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट ये काम शुरू करता है, और ये एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है कि सर जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल उसको कैथोड, जहां पर रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस हमारा चार्जिंग का प्रोसेस बन जाता है जिसमें वो सारे प्रोसेस उल्टे हो जाते हैं जो डिस्चार्जिंग में चल रहे हैं। इसमें यह चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर वो हमसे कहे कि भाई मेरे पास एक सेल जिसका जो कैथोड है वो कॉपर का है और एनोड मेरा जिंक का, जैसे यही वाला। अब ये बताइए अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो कॉपर +2 और जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंजेस आएंगे? तो अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन कम और जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी, मानते हो? यस सर। लेकिन अगर चार्जिंग हो रही है तो हमें यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली बच्चों को पता ही नहीं डिस्चार्जिंग चार्जिंग में क्या अंतर है। अगर चार्जिंग हो रही है तो सर कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी और जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी, क्योंकि सर डिस्चार्जिंग के दौरान मामला उल्टा चलता है और चार्जिंग के दौरान मामला उल्टा चलता है। बल्कि ये भी सही नहीं, डिस्चार्जिंग के दौरान मामला सीधा चलता है और चार्जिंग के दौरान जबरदस्ती उस प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और मामला उल्टा चलता है। बताओ यहां तक ठीक है? यस सर।
ठीक। अच्छा, अब ये तो एक शुरुआत थी जो हमें डिसाइड करनी है कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम ये करने जा रहे हैं कि हम एक्सटर्नल ईएमएफ को यूज करके किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का डीकॉम्पोजिशन करने जा रहे हैं। जस्ट रिवर्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शन से मुझे एनर्जी मिल रही, उन रिएक्शन से मुझे करंट मिल रही। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, करंट मैं पास कर रहा हूं और नीचे कुछ हो रहा है, यानी मेरे करंट की वजह से नीचे बवाल हो रहा है। दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर आपकी रिएक्शंस की वजह से ऊपर करंट बन रही है तो उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दे दिया जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? रिवर्स। ये समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस के होने से करंट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? जिसमें करंट आप पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिकम्पोज करने लगता है। यानी केमिकल रिएक्शंस या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस का डिकम्पोजिशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो अभी हम अगली स्लाइड पे दिखा देते हैं। इसे हटा दे भाई। यस देखिए आप, ये है हमारा टॉपिक, ये हमारा सेकंड पोर्शन है इस चैप्टर का, और जिसमें हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। हर साल जेईई के पेपर में इस पे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या तो न्यूमेरिकल या फिर सिंपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछ ही लेता है। सवाल यह है कि सबसे पहले वही डेफिनेशन है जो अभी हम बात कर रहे थे, द प्रोसेस ऑफ द डीकॉम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। करंट आप पास करेंगे, वो तुम्हारे सामने ही देखिए। यानी ये जो बर्तन है, इस बर्तन में आपने जो है ये ए बी का ये सोल्यूशन भर रखा है। ठीक। ए बी मोल्टन ए बी भर रखा है। ठीक। मैं अभी बताऊंगा मोल्टन का मतलब क्या है। तो ये मोल्टन ए बी आपने भर रखा है। अब आप ये देख लीजिए सर, इसमें एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा? जिसका सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा। अरे छोड़िए सर ये सोल्यूशन प्रेशर, जो डिसाइड करेगा वो ये डिसाइड करेगा। अगर ये बड़ा डंडा इसके साथ जुड़ गया तो ये एनोड बन गया, और ये छोटा डंडा इसके साथ जुड़ गया तो ये कैथोड बन गया। अगर ये एनोड बन गया तो यहां ऑक्सीडेशन चालू हो गया, और अगर ये कैथोड बन गया तो यहां रिडक्शन स्टार्ट हो गया। इसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप। बताओ यहां तक ठीक है? तो जैसे ही आपने करंट पास की तो क्या होगा? जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो सर, क्योंकि ये एनोड है, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? सर बी प्लस तो रिड्यूस करता है, जो ए माइनस होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ए माइनस का तो है, पता नहीं क्या क्वेश्चन, यानी ए माइनस का तो ऑक्सीडेशन होगा। ये रिएक्शन सही लिख लेना यार, ये कुछ गलत लिखी है। एनोड कैथोड पे सही चल रहा है? हाँ कैथोड सही है, एनोड सही कर लो यार। ये इसको ए कर देते हैं बस। ये यहां पर ए कर देते हैं बस। ये समझ गया ना? ये तो यानी एनोड पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन चल रहा है। अगर आप देखें तो करंट आपने पास की, और इस करंट के पास करने से जो आपके बी प्लस है, यानी अगर मैं इसको अपने डायग्राम से समझाऊं तो ये जो हमारे बी प्लस है, ये बर्तन हो गया, इसमें एक डब्बा ये ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये ले लेते हैं, और इसको जो है सेल से मान लीजिए कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा ऐसे ले लेते हैं। तो ये मेरा एनोड बन गया, ये मेरा कैथोड बन गया। अब जो आपने इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसमें क्या क्या होगा? उसमें ए प्लस होंगे और साथ में, या ए माइनस होंगे और बी प्लस होंगे। तो ये आपके तमाम ए माइनस अंदर पड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आपके तमाम बी प्लस पड़े हुए हैं। तो जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो जो बी प्लस होंगे वो तो कैथोड की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी आपके पास बी प्लस हैं वो सारे के सारे कैथोड की तरफ भागेंगे। और कैथोड कौन सा? ये वाला। ये सारे बी प्लस एक तरफ इकट्ठा होने लगे, जितने भी बी प्लस, और जितने भी ए माइनस है वो सारे ए माइनस हमारे एनोड की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो ये सारे ए माइनस जो है इधर की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, करंट आपने पास की, करंट पास करने के बाद इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का या इस इलेक्ट्रोलाइट का डीकॉम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। ये दोनों लोग एक दूसरे से सेपरेट होने लग गए, ए अलग जाने लगा, बी अलग जाने लगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इसे इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया जाए। जिस बर्तन में यह हरकत की जा रही है उस बर्तन को इलेक्ट्रोलिटिक सेल के नाम से जाना जाता है। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके अंदर करंट आपने पास की है, और उस करंट पास करने से इस इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो रहा है। इसे आप इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देंगे। क्लियर है यहां तक? सर एक चीज पूछनी है। हाँ। कि जैसे हमारा जो ओरिजिनल सेल हमने पढ़ा था, मतलब जो जिसमें डिस्चार्जिंग होती थी, हाँ। उसमें तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो एनोड से कैथोड होता है। हाँ, है ना? उसमें तो वो होता है जो होना है। हाँ, जो होता है वो होता है, जो हो सकता है वही होगा। हाँ। अब हमारा जो सेल है वो काम करना बंद कर चुका है, तो हमें उसे खुद से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे हमारे जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो बढ़ जाए, और जो हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो भी घट जाए। ऐसा करना पड़ेगा। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था वो हमें उल्टा करना पड़ेगा, कि जैसे नहीं, इलेक्ट्रॉन का मोशन तो देखो ना एक बार कैसे। भाई आज भी इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारे एनोड से ही चल रहा है,
सर पर ऐसा क्यों होना चाहिए? हम तो रिएक्शन को फिर उल्टा करना चाह रहे हैं ना, जैसे कि वो नहीं, हम starting में रिएक्शन को उल्टा करना चाह रहे हैं अपनी वजह से, इसकी वजह से उल्टा कभी नहीं होगा। ये तो यही कहेगा भैया ऐसा इलेक्ट्रॉन कॉपर को खाने, कॉपर के अंदर ठूसो। इलेक्ट्रॉन हाँ तो कॉपर के ही अंदर आने चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉन ये कॉपर के अंदर आने चाहिए, इसी सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए और इस सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, एंड दैट इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आप उल्टा करना चाहते हैं तो ये काम ये नहीं करेगा, ये काम आपसे करवाया जाएगा। समझ बात को? बैटरी में करंट का फ्लो कैसे सर, होता तो है? उल्टा करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हम फिर उल्टा करना चाहिए कि जैसे अब हाँ, क्या नहीं, होता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा मोशन करना आप उल्टा चाहिए। नहीं कर सकते ना, समझो बात को। इलेक्ट्रॉन का मोशन एक तरह से उल्टा ही हो रहा है ना, आप समझो बात को। यहाँ कॉपर के अंदर घुस रहा था, हाँ यहाँ कॉपर से निकल रहा है, मोशन तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा ही हो रहा है। लेकिन हाँ दिक्कत क्या है कि ये वो काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। हाँ, मतलब कॉपर इसी का काम है इलेक्ट्रॉन हाँ गेन करने का। हाँ बात समझ रहे हो? कॉपर का काम इलेक्ट्रॉन गेन करने का, जिंक का काम इलेक्ट्रॉन लूज करने का। लेकिन अगर आप इससे उल्टा काम करवाना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल ईएमएफ लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल ईएमएफ क्या बोलेगा कि मैं आपको एनोड बना देता हूं, आपको कैथोड बना देता हूं, आपका ऑक्सीडेशन, यानी देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो इलेक्ट्रोलिसिस वो जबरदस्ती का प्रोसेस है जो खुद नहीं होना चाहता, लेकिन वो क्योंकि आपने करंट पास की है तो वो होगा ही होगा। ये वो जबरदस्ती, आप चाहे रिड्यूस होना ना चाहें, आप ऑक्सीडाइज होना ना चाहें, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं इसलिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो करवाना चाहते हैं। बात समझ लो? अगर मैं आपको अपने ऊपर छोड़ देता तो आप एक सेल बनते, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जितना वर्क कर सकता था वो वर्क मुझे देता रहता। लेकिन क्योंकि हाँ अब आप मेरे हाथ में आ गए हैं तो मैं वो सारे काम करवा सकता हूं जो आप नहीं भी करना चाहते होंगे, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम दिया जाता। बात समझ लो? तो यहां पर तुम ये उम्मीद कर रहे हो भाई कॉपर तो एक ऐसा आदमी है जो कॉपर +2 तो एक ऐसा आदमी है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल यस प्लस सर, में यस सर। 0.34 होता है, हाँ प्लस में सर 0.34, समझ लो काफी अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसको तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, लेकिन आप इससे उम्मीद कर रहे नहीं तू इलेक्ट्रॉन फेंक। ये खुद क्यों हाँ कैसे करेगा? ये करेगा ही नहीं है। लेकिन ये काम करने के लिए आपने बैटरी लगा रखी। बात समझ रहे हो? तो ये बैटरी ये यस काम सर। कर रही है जिससे रिडक्शन हो रहा है उस जगह पर जहां ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन उस आदमी का हो रहा है जहां रिडक्शन होना चाहिए। लेकिन एनोड और कैथोड पर हो वही रहा है जो पहले हुआ करता था, ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पर। हाँ, मतलब जबरदस्ती अब हमारा जो मोशन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का हम उल्टा होगा। हाँ बिल्कुल कैथोड से एनोड करेंगे सर। पर बिल्कुल। नेक्स्ट पेज में उल्टा दे रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में स्लाइड में क्या नेक्स्ट पेज क्या में है? देखो सर, वो इलेक्ट्रॉन का मोशन वही दे रखा है, एनोड से कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो एनोड से कैथोड ही होना चाहिए ना। पर हम एक्सटर्नल अपना ईएमएफ लगा के उसको दोबारा उसका लेवल अप कर रहे हैं ना, रिएक्टेंस का। अरे यार, तुम एनोड और कैथोड के नाम बदल दो ना, एनोड कैथोड के काम क्यों बदल रहे हो? नहीं समझा नहीं समझे सर बात? मैं क्या कह रहे हो। देखो मैं ये कह रहा हूं, यहां पर एनोड कौन सा है? सर जिंक। ये अच्छा ये प्लस हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो इलेक्ट्रॉन वाला। एनोड से निकलने हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्या कहाँ है? जिंक के पास। कैथोड के पास। हाँ, और यहां पर क्या हो रहा है? यहां एनोड कौन सा है? यहाँ पर जिंक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कि नहीं? यस सर, जा कहाँ रहे हैं? कॉपर के कैथोड के पास। पास। तो हाँ। इलेक्ट्रॉन तो एनोड से निकल के कैथोड के पास ही जा रहे हैं। हम इनका काम थोड़ा बदल रहे हैं, तुम नाम बदलो ना बस। अच्छा, वो नाम बदल दिया जा रहा है इसलिए। सिर्फ नाम बदला जा रहा है, और वो नाम खुद रखने पे छोड़ोगे तो ये नाम होगा उनका, हाँ। एनोड जिंक, कैथोड कॉपर। अगर तुमने इनको अपने ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप अपने नाम रख लीजिए अपने आप, तो ये दोनों आपस में बात करेंगे, भाई ऐसा तेरा रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, तेरा अगर एनोड बनाया जाए, मेरा अगर कैथोड बनाया जाए तो सेल काम करेगा नहीं करेगा, कैसे डेल्टा जी होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा। इन्होंने खूब बातें की, और बातें करने के बाद क्या डिसाइड किया कि भाई साहब आप बन जाइए एनोड और मैं बन जाता हूं कैथोड। हो गई बात? समझ गया सर, समझ समझ गए? गया। उसके बाद जब ये बातचीत हो चुकी है तो अपना सेल काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब वो काम करना बंद कर देगा, तो अब आपको फिर से उल्टा काम करना पड़ेगा। उल्टा मतलब इसको फिर से आपको दोबारा सेल काम करे तो आपको जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो ये खुद नहीं करना चाहते। बात यस समझ सर। लो? तो सिर्फ नाम बदल रहे हैं, काम नहीं बदल रहे हैं। काम तो आज भी वही है कि एनोड एक आदमी जहां से इलेक्ट्रॉन चलता है, और कैथोड वो आदमी जहां इलेक्ट्रॉन घुसता है। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। बस हाँ फर्क सर, इतना अब ही, सर बस। पहले एनोड कुछ और था और हाँ कैथोड हाँ हाँ, ठीक है सिर्फ नाम बदल रहा है। समझ लो? तुमने 10 मिनट खा लिए बस। सर। ठीक, अब जैसे ये था, अब इसमें क्या हो रहा है? देखो यहां पर भी देखो वही हो रहा है, एनोड ये है। अब ये एनोड क्या आपस में बातचीत करके तैयार हुए हैं? क्या इन दोनों ने आपस में बात की है कि भाई तू एनोड बन जा मैं कह दूं? कह रहा है भाई बात क्या करनी है, जब आदमी बड़ा लगा है ऊपर सर पे, यस सर। जो कहेगा वो मान लेंगे। ऊपर वाला क्या कह रहा है बैटरी वाला, भैया ऐसा ये प्लस टर्मिनल है, तुम एनोड बनोगे, ऐसी तैसी तुम्हारी।
बात समझे? यस सर। ये मजबूरी है तुम्हारी, तुम चाहो ना चाहो मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा ईएमएफ तुम्हारे ईएमएफ से ज्यादा है, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। अगर आप मेरे बड़े डंडे से कनेक्टेड है तो आपको एनोड माना जाएगा, और अगर आप मेरे छोटे डंडे से कनेक्टेड है आपको कैथोड माना जाएगा। दूसरी एक चीज कंफर्म है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। यानी ऑक्सीडेशन की जहां तक सवाल है सर, ए माइनस ही ऑक्सीडाइज होगा। यानी अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखें तो ए माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वो यूं करके चलेंगे कि नहीं? यानी इलेक्ट्रॉन तो आज भी कहां से उठ रहे हैं? एनोड से। एनोड से, और वो धीरे से घुसेंगे कहां पर? कैथोड पर। और कैथोड पर रिडक्शन बचा पड़ा है, और रिडक्शन किसका होगा? बी प्लस का। बी प्लस इलेक्ट्रॉन को खा लेगा, और ये एनोडिक इक्वेशन हो गई, और ये कैथोडिक इक्वेशन हो गई। हो सब कुछ वही रहा है, सिर्फ नाम बदल रहा है। और इस केस में तो नाम भी क्या बदल रहा है, इस केस में तो हमने कौन सा पुराना सेल पढ़ा है, हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट लेके आइए, उसका मोल्टेन सोल्यूशन लीजिए, मोल्टेन सॉल्ट लीजिए, उसके अंदर 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लटकाइए या कार्बन के इलेक्ट्रोड जो लगभग इनर्ट होते हैं, और करंट पास करती है, बात खत्म। तो ऐसे में वो मोल्टेन सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट है वो एनोड की तरफ जाकर, नहीं कैथोड की तरफ जाकर रिड्यूस होने लगता है, और जो उसका एनायनिक पार्ट है वो एनोड के पास जाकर ऑक्सीडाइज होने लगता है। कुछ समझे बात? यस। अब देखो यहां पर ना, यहीं से ये चैप्टर, ये टॉपिक जो अब स्टार्ट होता है। ये मोल्टेन वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, तुम थोड़ी सी अपने आप भी अकल लगाओ। इस बर्तन में करंट तो आपने पास कर दी, ठीक। अब जो नीचे इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से किन लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में सोचते हैं। सर बर्तन में अगर आपने करंट पास कर दी तो ये कंफर्म हो गया सर, इनमें से एक आदमी एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया। एनोड हमेशा उस आदमी को बुलाएगा जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कैथोड वो जहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब सर आप डिसाइड करिए कि आपके पास कौन आएगा और उसके पास कौन आएगा। अरे जब बर्तन में 2 ही आदमी हैं, एक ए माइनस और एक बी प्लस, तो कौन आएगा कहां आएगा, इसमें क्या सोचना है सर। अगर आपने मोल्टेन सॉल्ट ले रखा है तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, एनोड पर जाने की और कैथोड पे जाने की? सर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एनोड पे जाने की पॉसिबिलिटी ए माइनस के पास है, और कैथोड पे जाने की पॉसिबिलिटी बी प्लस के पास है। इसके पास कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं। बताओ यहां तक समझे? यस। यानी किसी भी सॉल्ट के अगर मोल्टेन पार्ट की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, मोल्टेन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो कैटायन हमेशा कैथोड पर, एनायन हमेशा एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर जाता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे कोई मुझसे पूछे कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड ऑफ अ मोल्टेन NaBr, ऐसे। तो अगर आपने मोल्टेन NaBr या लेड ब्रोमाइड कुछ भी ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बताओ यहां तक ये समझ में आ गया? इसको हटा दें? यस सर। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताइए कि मुझे जो है एक इलेक्ट्रोलिसिस करनी है इसकी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ले लेते हैं, मोल्टेन कुछ भी ले लेते हैं, PbBr2 लेके आए, लेड ब्रोमाइड। कह रहा जरा बताइए कि अगर मैं लेड ब्रोमाइड, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड के इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा भाई क्या करेंगे आप, पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेके आएंगे, उसी के अंदर तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो आप बर्तन ले लीजिए, ये लीजिए आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें 2 कंपार्टमेंट आपने लगा दिए, चलिए ठीक है। और इसके बाद आपने ये खेल खेल लिया। जैसे आप ये खेल खेलेंगे हमें समझ में आ जाता है कि सर ये वाला आदमी जो है आपने एनोड बना दिया है, ये समझ रहे हो कि नहीं भाई, और ये आदमी आपने कैथोड बना दिया, ठीक है। यस सर। उसके बाद आपने मोल्टेन जो है लेड ब्रोमाइड डाल दिया। सर चलिए मोल्टेन लेड ब्रोमाइड इसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप लेड ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं तो Pb+2 और Br- की कहानी चल रही। अब आप खुद बताइए होना क्या है सर, मजबूरी है ना, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप। क्या मजबूरी है कि सर मजबूरी है कि बहुत पिघला हुआ, समझ रहे हैं, बहुत कम मात्रा में पानी ना के बराबर सर आपने मोल्टेन सॉल्ट ले रखा है। इस मोल्टेन सॉल्ट में होगा क्या सर, लेड+2 के पास। अब ये बताइए कैथोड पर किसको आना चाहिए, रिडक्शन होगा। क्या पॉसिबिलिटी है कैथोड, बताइए कैथोडिक पॉसिबिलिटीज क्या है जरा बताओ। कैथोड पर आने की पॉसिबिलिटी, कैथोडिक Br-। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर लेड जाएगा। कैथोडिक पॉसिबिलिटीज में सर कुछ दिमाग मत लगाइए। कैथोडिक पॉसिबिलिटी में कैटायन होगा जो रिड्यूस करेगा। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो ये लेड है एक ऑप्शन, और कोई ऑप्शन इसके अंदर जो रिड्यूस होने लायक है? नो सर। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब इसको छोड़ देते हैं। अब अगर यही आदमी बचा है तो सर इक्वेशन भी तो एक ही बची, Pb2+ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन खाएगा और Pb में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ समझे ये? यस। अच्छा, अब एनोडिक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। एनोडिक पॉसिबिलिटी में क्या होगा, एनोडिक पॉसिबिलिटी में फिर वही वाली बात। एनोडिक पॉसिबिलिटीज में क्या पॉसिबिलिटी आती है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है सर, हमारे पास सिर्फ Br-, जो होना होगा Br- का होगा, और ये Br- एनोड पर ऑक्सीडाइज हो सकता है और ये Br2 में कन्वर्ट हो सकता है। सो अल्टीमेटली इट इज Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक, अगर मैं नेट इक्वेशन भी लिखना चाहूं तो दोनों को जोड़कर नेट इक्वेशन आपके इलेक्ट्रोलिसिस तैयार। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मोल्टेन सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मोल्टेन सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ नहीं होगा, जो भी कैटायन या एनायन सॉल्ट से डिराइव हुए हैं वही रिड्यूस और वही ऑक्सीडाइज होंगे, बात खत्म। सो कैटायन विल बी रिड्यूस एट कैथोड एंड एनायन विल बी रिड्यूस एट एनोड, दैट्स इट। यानी मोल्टेन सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस में तो कभी भी झंझट नहीं है। आप कोई मोल्टेन सॉल्ट ले आइए, मोल्टेन NaCl, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, मोल्टेन ये मोल्टेन वो, तो होगा क्या सर? कोई रेस ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक कैटायन है सर, वही घुसेगा जाके कैथोड पे, और एक एनायन है वही घुस, चाहो या ना चाहो। क्यों? क्योंकि सर ये आप कर रहे हैं, वो चाहते हैं या नहीं चाहते ये मत पूछिए कि भैया तुम कभी रिड्यूस होना चाहोगे कि नहीं। वो कहेगा ऐसी तैसी हमारे चाहने की, जब आप लगे पड़े हैं तो हम चाहे चाहे ना चाहे हमें कैथोड पर आना पड़ेगा, एनोड पर हमें जाना पड़ेगा। यानी मोल्टेन सॉल्ट के केस में तो ड्रामा ही खत्म। कंपटीशन कब आएगा सर? कंपटीशन तब आएगा जब एक कंपार्टमेंट में एक से ज्यादा लोग दौड़ें किसी एक तरफ, तो कौन जीतेगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। यानी अभी तक तो कोई कंपटीशन ही नहीं सर। आपने एक सॉल्ट ले लिया, उस सॉल्ट के जो भी आयंस, डिराइव्ड आयंस हैं, वही कैथोड पे जाएंगे, वही एनोड पे जाएंगे। इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप सॉल्ट का नाम बताइए, मैं आपको बता दूंगा कैथोड पे क्या जमने वाला है, एनोड पे क्या उड़ने वाला है। तो इस सवाल का अगर आंसर कोई पूछे कि बताइए एनोड पर क्या मचा पड़ा है, तो आप बता दीजिए कि एनोड पे ब्रोमीन गैस निकल रही, खत्म हो गया। एनोड पर ब्रोमीन गैस निकलेगी और कैथोड पर लेड डिपॉजिट होता रहेगा। इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं। कहना बड़ी आसानी से बता दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आसानी से इसलिए बता दिया क्योंकि मेरे पास यहां ये चूज करने का ऑप्शन ही नहीं है कि क्या और हो सकता, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। कैथोड पर रिडक्शन है, उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के लिए सिर्फ एक ही आदमी प्रेजेंट है, दैट इज लेड +2। मुसीबत तब आती है सर जब एक से ज्यादा लोग कैथोड की तरफ दौड़ रहे हों और एक से ज्यादा लोग एनोड की तरफ दौड़ रहे हों, और उस टाइम पर आपको डिसाइड करना पड़े कि इस दौड़ में कौन जीतेगा। बताओ, यहां तक समझे? यस सर। और वो तब आएगा आपके सामने जब आप मोल्टेन की जगह एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशंस लेंगे। ये दर्द है, पहले यहां तक समझ लो बात। तुम कहोगे सर एक्वस लेने में क्या तकलीफ आती है? एक्वस लेने में तकलीफ आती है, तुम समझो बात को। एक्वस लेने में सबसे बड़ी तकलीफ यह आती है कि सर एक तो ठीक है, मान लीजिए एक्वस AB सॉल्ट ले लिया, एक्वस AB कोई सॉल्ट ले लेते हैं, एक्वस AB, तो होगा क्या सर? एक तो A+ होगा पानी में, बर्तन में, एक B- होगा, वो तो सॉल्ट के आयंस हैं, वो तो होंगे ही होंगे। सर एक H+ होगा, कौन सा? वाटर का, पानी वाला। सर एक OH- होगा, वो कौन सा? पानी वाला। और भी कुछ होगा? होगा, पानी खुद होगा। समझे बात को? यानी सर 5 आदमी दौड़ लगा रहे हैं, आप समझिए बात को, कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है, लेकिन जीतेगा कौन ये मुझे डिसाइड करना है। सर एक वो आयंस जो सॉल्ट से डिराइव हुए, सॉल्ट से डिराइव होने वाले आयन समझ गए ना, A+ एंड B-, और वो जो पानी से आए हैं, पानी से कौन से आए हैं? एक H+ आया, एक OH- आया, और एक पानी खुद। सर ये 5 लोग होंगे जो दौड़ भाग लगे। क्या मतलब पानी भी रिड्यूस कर सकता है? हाँ सर। पानी भी ऑक्सीडाइज कर सकता है? हाँ। पानी के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस और पानी के ऑक्सीडेशन से O2 गैस बनती है, अभी हम दिखाते हैं। बताओ यहां तक समझ गए? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा, जिसमें यह डिसाइड करना पड़े हमें कि भाई अब बताइए कैथोड पर कौन आएगा और अब एनोड पर कौन आएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मोल्टन के केस में कोई मुश्किल नहीं है सर। आप जो भी सॉल्ट लेके आएंगे उसके कैटायनिक पार्ट को कैथोड पे मारेंगे, उसके एनायनिक पार्ट को एनोड पे मारेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे एनोड कैथोड का आंसर आ जाएगा। बट अगर आप मोल्टन की जगह एक्वस सॉल्ट लेके आते हैं और उसके इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल पूछते हैं, तो मुझे 1-2 बातों का याद रखना पड़ता है, 1-2 बातों को समझना पड़ता है, और वो ये है कि जब कॉम्पिटिशन होता है तो कॉम्पिटिशन में कौन जीतता है, मुझे पता होना चाहिए। बताओ यहां तक समझे? सर हाँ सर ये रेस तो तब होती है ना जब एक से ज्यादा सॉल्ट हो मोल्टन में। अब फिर वही दौड़ भाग, जैसे एक से ज्यादा मोल्टन सॉल्ट है तो कैथोड पे 2-4 लोग चले जाएंगे। कंपटीशन नहीं है, मतलब कंपटीशन मतलब सब जो बात को, मोल्टन सॉल्ट जो लिया जाएगा एक से ज्यादा लोग को आप मिक्स नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको एक से ज्यादा सॉल्ट भी लेने पड़ेंगे तो आप एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन ही लेंगे। अगर आप एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं तो आपके पास कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में जो जीतेगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप उसमें अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, समझ लो। तो हमें, और वो डिसाइड कैसे करेंगे वो हमारा पुरानी कहानी है, और पुरानी कहानी एक ही है, तुम्हें याद होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा। वही पुरानी कहानी है। उस दौड़ भाग में कौन जीतेगा उसके पीछे एक छोटी सी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले रिड्यूस करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज करेगा। बताओ यहां तक ठीक? यस सर। लेकिन ये कहानी आएगी कब? जब दौड़ भाग, कंपटीशन की बात। अगर कंपटीशन नहीं है तो छोड़िए सर, क्या ज्यादा क्या कम, एक ही आदमी उधर भाग जाएगा, दूसरा आदमी उधर भाग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि उस रिडक्शन पोटेंशियल की चार्ट को देखते हुए अगर बात करें तो एक छोटी सी चीज है जिसको हम चाह रहे हैं तुम याद रखो।
हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सर ये वो लोग हैं शुरू वाले लोग। तुम देख रहे हो ये शुरू वाले लोग होते हैं जो ऊपर की तरफ थे हमारे उस टेबल में, और ये ऊपर के सारे लोगों के रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें याद होगा माइनस में बर्बाद थे एकदम, -2.71, -2.67, -3 पॉइंट समथिंग। सर इतना गंदे पोटेंशियल वाले माइनस वाले, क्या ये रिड्यूस होने की कभी उम्मीद करेंगे आप इनसे? कभी भी नहीं। ये क्या रिड्यूस करेंगे सर? लेकिन जैसे से आप आगे चलते जाते हैं बात महंगी होती चली जाती है, और जो महंगे लोग होते हैं तुमने देखा होगा ये महंगे लोग आसानी से रिड्यूस करते हैं क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स प्लस में होते हैं। कुछ याद आई बात? यस सर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर कभी कंपटीशन हो रहा हो साहब में और साहब में, तो मुझे लगता है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सर, Ag+ कूद कूद के कैथोड पे जमेगा। सोडियम से तो हमें लगता है आपको कभी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो कभी भी पानी कैथोड पर डिपॉजिट करेगा, क्योंकि सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.7 होता है। इतना कम होने वाला रिडक्शन पोटेंशियल -2.7 ये कभी भी रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम। लेकिन अगर कंपटीशन है तब वाली बात कर रहा है। सोचो अगर मोल्टेन NaCl हो तो, अरे सर फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब बात मोल्टेन NaCl की है तो काहे का कंपटीशन सर? आप चाहे ना चाहे आपको कैथोड पे सोडियम को फेंकना पड़ेगा और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट करेगी। बताओ समझे ये? सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ना? हाँ वही सीरीज में जो हमने लिखा था, ये वाली बात समझ में आई सबको? ये सर तो मोल्टेन NaCl हो तो अलग कहानी है सर। मोल्टेन NaCl का तो कोई तरीका ही नहीं बचा। मोल्टेन NaCl में कोई कंपटीशन ही नहीं है। Na+ को जाना पड़ेगा कैथोड पर, Cl- को आना पड़ेगा एनोड पर, इसमें कोई दौड़ नहीं। लेकिन अगर यही मोल्टेन NaCl की जगह एक्वस होता तो फर्क पड़ जाता सर, आंसर में अंतर आ जाता। यानी अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन से कैथोड एनोड पर क्या डिपोजिशन होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं चाह रहा हूं तुम ये दो बातें जरूर याद रखो कि शुरू के जो लोग होते हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल काफी कम होते हैं, तो इनके रिडक्शन के चांसेस कम, और जो पीछे के लोग हैं उनके रिडक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिमिलरली इन एनायंस के एनोड पर आने के चांसेस तुम्हारे सामने लिखे हैं। हैलाइड्स के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं एनोड पर ऑक्सीडाइज होने के, और बाकी बचे जितने ये मोटे तगड़े लोग होते हैं सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये क्या कहते हैं? हमें एनोड पर जाने का मन नहीं कर रहा है, हम ऑलरेडी मोटे तगड़े इस रेजोनेंस स्टेबलाइज आयंस हैं, अगर कोई और हो तो दौड़ जाए। समझो बात को, समझ में आई बात? यस सर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनके चांसेस तो कम लग रहे हैं, और इसको याद करने का मैंने जो तरीका बनाया वो जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे ऑक्सीडेशन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, एंड दैट इज लॉजिकल। यानी इस पे 4 ऑक्सीजन है, सबसे कम चांस होंगे, और जैसे से आप आगे बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। यानी और ये सब उन्हीं सब चीजों से लिंक्ड। ठीक, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत हमने इन सब चीजों को ध्यान रख लिया, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। अगर कंपटीशन आएगा तो कैथोड पर वो जीतेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और एनोड पर वो जीतेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस डिपोजिशन या लिबरेशन से रिलेटेड, ये मेन बात। ठीक, उससे रिलेटेड हमने कुछ ऐसे रफली याद कर रखा है कि शुरू के लोग ये इस टाइप के लोग हैं जिनके चांसेस कम है, और पीछे वाले लोगों के चांसेस कैथोड पर आने के ज्यादा है। और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन की भी चांसेस कुछ याद कर लिए कि जो मोटे तगड़े रेजोनेंस स्टेबलाइज आयंस होते हैं, देख रहे हो सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट टाइप के जो लोग होते हैं, तगड़े रेजोनेंस स्टेबलाइज जो आयंस होते हैं, ये कहते हैं भाई ऐसा हमसे उम्मीद मत करिए, हम हिलेंगे ही नहीं। क्यों? हमें चाहिए नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो हम तो ऑलरेडी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, स्टेबल लोग हैं, मोटे लोग, किसी और को बुला लो। यानी उस केस में किसी और के दौड़ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मान लो सल्फेट भी पड़ा है और OH- भी पड़ा, तो किसकी उम्मीद बनती? OH- कहेगा भैया ऐसा मैं जा रहा हूं एनोड पर, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम तो बड़े आलसी आदमी हो, तुमसे हिला ही नहीं जाएगा। यानी सल्फेट बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी चांसेस की बात अगर हम करें तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज हो, आपके पास ऑप्शंस हो, तो जो रफ एक बेसिक आइडिया है इस पूरे कॉन्सेप्ट का वो ये कि कैथोड पर उसको दौड़ाइए जिसके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड पर उसको दौड़ाइए जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ये वो रफ कैलकुलेशन, रफ एक आइडिया देता है डिपोजिशन या लिबरेशन से रिलेटेड। अब हम एक एक करके छोटे एक आध एग्जाम्पल लेंगे जिससे समझेंगे। लेकिन हाँ सर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से भी कुछ लेना देना है? नहीं, मॉलिक्यूलर मास, लेकिन वो मोटे वाली बात तो अब तुम्हें समझाने के लिए बोल रहे थे यार। मॉलिक्यूलर मास से लेना देना सिर्फ इतना ही है ना कि जितना मोटा आयन या एनायन लोगे उसकी मोबिलिटी उतनी कम ही होगी। यस सर। तो फिर दौड़ भाग के चांसेस भी कम होंगे, लेकिन ये तो तभी होगा ना जब कंपटीशन होगा। अगर कंपटीशन नहीं है फिर तुम मोटे हो, पतले हो, क्या नहीं हो, तुम्हें तो जाना ही होगा ना फिर। यानी हम बातें कर रहे हैं अब उन बातों की जहां पर कंपटीशन आएगा। जहां कंपटीशन नहीं आएगा वहां कोई सवाल ही नहीं उठता, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं उठता। तुम्हें जाना है, बस अब तुम रोते रहो, गाते रहो, तुम रो के जाओ चाहे हंस के जाओ, जाना तुम्हें पड़ेगा। तो वो तो खेल खत्म हो गया, वो तो कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं हुआ। ज्यादा अच्छा सवाल हुआ जब दौड़ भाग के कॉम्पिटिशन हो और उनमें कौन जीतेगा वो सोचना। अब जैसे एक एक करके बात करते हैं, जरा समझना तुम इस पूरे के, ये नोट कर लिया, एक रफ सा तुमने नोट कर लिया। ये सर कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करेगी ये चीज।
नहीं, कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगी लक्ष्य, लेकिन फिर वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि फिर उनकी कॉन्सेंट्रेशन, यानी मैं बार बार बोलना तो चाह रहा हूं लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, उसका रीजन मैं बताता हूं। मैं बार बार सेल पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहा हूं, पता नहीं तुमने ध्यान दिया है कि नहीं, जबकि किताबों में स्टैंडर्ड पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं। मैं बार बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज कर रहा हूं कि जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा। जबकि बुक्स में स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड वर्ड सिर्फ तभी यूज किया जा सकता है जब कंसंट्रेशंस 1 मोलर। बात समझ लो कि, लेकिन तुम समझो जब हमसे इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल पूछा जाता है ना, तो वो कंसंट्रेशंस देता ही नहीं, वो कहता है ये बताइए एक्वस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड पे क्या लेके आई। तो मुझे ये मानना पड़ता है कि जब आप ये सवाल पूछे तो मैं अपने आंसर्स स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को माइंड में रख के ही देता हूं। लेकिन ओवरऑल एक ही स्टेटमेंट जो होना चाहिए, जो सही है, डिपॉजिट कैथोड पे उसको करना चाहिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। स्टैंडर्ड भले ही कम हो लेकिन कंसंट्रेशन ऐसी हो जिसकी वजह से उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाए, वो दौड़ेगा तेज। ये तो लॉजिकल बात, समझे कि नहीं? यस सर। लेकिन वो क्योंकि सवाल में ये बताता ही नहीं कि साहब की इतनी है, हमारी इतनी है, तुम्हारी इतनी है, वो कहता है भाई अपने हिसाब से समझ लो, तो हम अपने हिसाब से यही अज्यूम कर लेते हैं कि ये आदमी जो है इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसके स्टैंडर्ड से ही काम चलाना, ये है इसका मतलब। तुमने सोचा ठीक है और लॉजिकल है वो, और होना भी यही चाहिए। लेकिन क्योंकि सवाल में कंसंट्रेशन से रिलेटेड सवाल ही नहीं है, वो कहता है एक्वस फलाना साहब की बताइए इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट की सॉल्ट से डिराइव कंपोनेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर अज्यूम कर लेते हैं और उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल से ही काम चलाते हैं। ठीक है ये? यस ठीक। अच्छा, अब जैसे एक पॉइंट लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अभी के लिए देखो, मैं तो याद नहीं कर पाया आज तक, समझ लो, मैं ये इक्वेशन से इतना कंफ्यूज हो जाता हूं कि जब कोई बच्चा मुझसे कहता है पानी के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखिए, तो मुझे याद ही नहीं आती। लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं, मुझे याद नहीं आती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुमसे ये उम्मीद की जाती है कि पानी के ऑक्सीडेशन की और पानी के रिडक्शन की इक्वेशन बिल्कुल ऐसे करके एब्जॉर्ब कर लो, एकदम घोट लो, जबान पे रख लो कि अगर पानी ऑक्सीडाइज करता है तो O2 लिबरेट करेगा, और पानी अगर रिड्यूस करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी विद दिस इक्वेशन। ये तुम्हें इक्वेशंस बिल्कुल रटी होनी चाहिए। साथ ही साथ पानी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी याद किया जाए। पानी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जैसे इसको देख के लग रहा है ये E0 लिखा है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट। और देखो मजे की बात क्या है सर, ये तो आपने बताया था कि कोई एक आदमी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर x होगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -x होगा। ये तो कमाल कर दिया, ये -1.23 है, माइक्स से अलग अलग मामला, इक्वेशन अलग है ना। पानी के रिडक्शन की इक्वेशन कुछ और होती और पानी के ऑक्सीडेशन की इक्वेशन कुछ और होती, बाकी जगहों पे तुम्हें पता है सेम होता है, नहीं समझे? बाकी में ऐसा होता है ना, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर, और फिर कॉपर गिव्स कॉपर, रिवर्स सिमिलर। समझ रहे हो बात को? यहां उल्टा है, यहां ऐसा नहीं हो रहा कि पानी के ऑक्सीडेशन की इक्वेशन ये तो रिडक्शन की उल्टी कर दी, नहीं समझे? मेरी बात समझ रहे हैं? समझिए सर। हाँ, यानी यहां पर क्या रहे कि ये सर ये दो अलग अलग बातें हैं, ये पानी के ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है, ये पानी के रिडक्शन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हिसाब से पानी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23, अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो 1.23 वोल्ट होगा। अगर आप कैथोड की बात करें तो कैथोड पर वाटर रिड्यूस करेगा, और इस रिडक्शन में पानी के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.83। यानी मेरा जो काम चलने वाला है वो पानी के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को अगर मुझे कराना है तो मुझे इन दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं एक आध एग्जांपल लूंगा, उससे तुम्हें समझ में आए। पहले सिर्फ नोट करना है, और नोट भी नहीं करना है, जब मैं पूछूं तो तुम्हें ये जवाब भी देना है कि सर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इक्वेशन लिखी जाएगी, क्योंकि ये याद करना मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजिंग सा लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे तो लगता है, मैं बार बार भूल जाता हूं। तुम इसको याद कर लो, अगर H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है तो O2H+ और इलेक्ट्रॉन देगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर एनोड पर पानी आ रहा है, यानी पानी का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H+ निकल रहे हैं, और पानी का अगर रिडक्शन हो रहा है तो OH- निकल रहा है। समझो बात, यानी अगर एनोड पर पानी आया तो एनोड पर पीएच की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर कैथोड पर पानी आया तो कैथोड पर पीएच की वैल्यू इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन द OH- कॉन्सेंट्रेशन। बताओ, समझे ये बात? सर जो H2O का सर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो तो बहुत कम है सर, तो नहीं, तुम्हें कम कैसे पता चला? तुम्हें और लोगों का याद है? किसी एक का और बताओ जरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सर किसी भी एक वैसे का। सर माइनस में 1 पॉइंट में अरे भाई, -1.23 है, अब कम ज्यादा तो रिलेटिव होगा ना, हो सकता है अब जैसे ब्रोमीन का -1.36 होता और कम होता है। बात समझ लो कि नहीं? तो ये तो अब करना पड़ेगा, तो ऐसा होता, पता नहीं, शायद ब्रोमीन का या क्लोरीन का -1.36 होता, शायद ब्रोमीन का ही होता, तो ये कम होता है। तो ये तो है, मतलब अब इसमें तुम ये मत सोचो कम ज्यादा, वो तो जब कंपटीशन आएगा तब सोचेंगे कम ज्यादा क्या होता है। अभी तो सर इतना होता है, अब किसी और के साथ जब भिड़ेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है ना? तो अब जैसे ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक, अब जो है एक, हाँ
सर जैसे अपन मोल्टन स्टेट में एक से ज्यादा डाल दें मोल्टन सॉल्यूशन, ये तो मोल्टन के ही तो वो पीछे हम पड़ गया यार भाई। मेरे मोल्टन को एक से ज्यादा डालेंगे तो फिर वही है, आप कुछ कह नहीं सकते ना, सब कोई कंपटीशन है ही नहीं अपना, ना दौड़ भाग है ना कुछ है, जो आसपास होगा वही डिपॉजिट कर जाएगा। मतलब समझो उसमें, अगर उसमें भी पूछा जाए कौन आएगा तो उसमें भी यही देख लीजिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो पहले रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि मोल्टन के लिए ये सवाल नहीं एप्लीकेबल। मोल्टन का मतलब है तुम अलग पढ़े हो हम अलग पढ़े, आप जो पास में पढ़ा होगा वो जम जाएगा जाके, क्योंकि समझ लो ना बात को, क्योंकि मोबिलिटी नहीं है उतनी। ये सवाल Yes, तब sir. दौड़ भाग वाले आएंगे जब आप एक्वस सोल्यूशन की बात करेंगे। मोल्टन में तो सवाल का सेंस ही नहीं बनता, मतलब क्या आंसर लिखा जाएगा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। लेकिन फिर भी अगर पूछा ही गया है तो जो सोच के यहां लिखोगे कि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए मैं कैथोड पर आऊंगा, वही सोच के वहां आंसर लिखा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच। समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक, चलिए अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेते हैं, एक सेकंड रुको, हाँ चलिए यही ले लेते हैं। पानी की इलेक्ट्रोलिसिस लेते हैं, एक आसान सा, एक अच्छा एग्जांपल है, बहुत आसान सा एग्जांपल है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। अब एक काम करते हैं, इसको इधर कुछ मत देखो, सब भूल जाओ, ये ऐसे डायग्राम वायग्राम है, तुम समझते होगे, ये अपर डिस्प्लेसमेंट मेथड से हाइड्रोजन और O2 बनाने का एक मेथड होता है, क्योंकि ये गैसेस हल्की हैं तो ये ऊपर आ जाती है। बहरहाल ये इसको छोड़ देते हैं, करना क्या है, तुम इन सबको भूल जाओ, हम अपने काम की बात करते हैं, अलग से लिखते हैं, फिर इसको पढ़ भी लेना तुम बाद में। काम की बात ये, पानी के लिए बोला क्या जाता है, पानी के लिए कहा जाता है भाई पानी में डंडे लटकाइए करंट पास कर दीजिए, तो पानी में करंट पास होती नहीं। तुमको सर कैसी बात कर रहे हैं, हमारे घर वाले बार बार बोलते हैं चप्पल पहन के स्विच ऑन किया करो, चप्पल पहन के ये किया करो, अब माइक्रोवेव को चप्पल पहन के छुआ करो, ओवन को उसका रीजन ये है कि क्योंकि वो जो पानी होता है हमारी चप्पलों में जो लगा वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें मिनरल्स होते हैं, समझे बात को। तो अगर आप प्योर वाटर की बात करते हैं, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर वो जो डंडे लटका के करंट पास कर रहे हैं उसका फायदा क्या है, वो तो करंट पास ही नहीं होगी, वो तो बैड कंडक्टर है। इसलिए उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए मैं इसके अंदर H2SO4 डाल देता हूं, कुछ एसिड डाल देता हूं स्ट्रॉन्ग। यहां तक समझ में आया? सर आवाज आ रही है? बहुत तेज आ रही है। सर ये पूछ रहे थे सर, मॉल्टेन वाला एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाता होगा सर? लाइक अगर सॉल्ट होता होगा उसको मॉल्टेन फेज में लाया, हीट करके लाया जाता है। हाँ, थोड़ा सा पानी भी डाल देते होंगे ना, समझो बात को, मोल्ट कर दिया पानी, मतलब समझो इन्वॉल्व नहीं है केमिकल रिएक्शन में, बट मोल्टन स्टेट में ले आया उसको। ऐसा नहीं, समझो बात को, मतलब उसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, बस ये समझ लो, हम उसको इस सिचुएशन में लेके आना चाहते हैं जिसमें वाटर के आयंस या खुद वाटर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व ना हो, उसे मोल्टन बोल दीजिए आप, बस। ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे ये पानी के इलेक्ट्रोलिसिस, पानी गंदा है, वो कंडक्टर नहीं है, पानी को कंडक्टिंग बनाने के लिए आप इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड घोल देते हैं, मान लीजिए आपने H2SO4 डाल दिया। अब इसको भूल जाओ, तुम इसको मत देखो, अब तुम मुझे बताओ, पानी है उसमें H2SO4 को डाल दिया गया है, दो डंडे लटका दिए गए हैं, और दो डंडे लटकाने पर, मतलब समझो बात को, डंडे ऐसे नहीं ऐसे लटकाए जाते हैं, क्योंकि जो गैस निकलेगी वो ऊपर जाएगी, तो समझ लो डंडे ऐसे लटका दिए गए हैं, और अब आपने करंट पास कर दी। तो करंट जो आप पास करेंगे उसमें एनोड कौन सा कैथोड कौन सा, सर वो मैं डिसाइड कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक बड़ा डंडा होगा जिसको एनोड बोल देंगे, और छोटे डंडे से लगा आदमी हमारा कैथोड बन जाएगा। ठीक, अब जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो, कॉम्पिटिशंस में पहली बात ये बताओ कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, और फिर एनोडिक कैथोडिक पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, और उसके बाद उन पॉसिबिलिटीज में जीतेगा कौन ये डिसाइड करते हैं। तो इसको छोड़ देते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं, फिर इसको तुम देखते रहना। अपना काम क्या है, हमारा काम है अलग से इसको लिख लेते हैं, और तुम खुद डिसाइड करो कि पॉसिबिलिटीज क्या है। सबसे पहला काम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और ये बात सबके समझ में आ गई है कि पानी गंदा है, इसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा मतलब कंडक्टर बनाने के लिए मुझे कुछ इसके अंदर H2SO4 डालना पड़ेगा, मतलब एसिड डालना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने इसको कंडक्टिंग बना दिया। जब आप इसको कंडक्टिंग बनाएंगे तो आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं ये लिखता हूं तो इसका क्या मतलब, स्पीशीज इन्वॉल्व, कौन कौन सी स्पीशीज इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने में? क्या ये लिखा जा सकता है कि H+ हो सकता है? यस सर। नहीं, अभी हम ये नहीं कह रहे होगा कौन, ये नहीं कह रहे, इन्वॉल्वमेंट किस किस का हो सकता है। तो क्या H+ प्रेजेंट है? यस सर। हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। क्या हमारे पास OH- भी प्रेजेंट है? यस सर। है। क्या हमारे पास सल्फेट भी है? यस सर। और हमारे पास पानी पानी तो है ही। यहां तक तो इतने सारे लोग तो हैं, क्लियर है ये? यस। अच्छा, अब ये तो वो लोग हैं जो सर दौड़ भाग कर सकते हैं, अब आप डिसाइड करिएगा कहां दौड़ना है। तो चलिए आप सबसे पहले बात करते हैं हम एनोडिक पॉसिबिलिटीज में। एनोडिक पॉसिबिलिटी, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करके सीधी सीधी बात कर रहे हैं। अगर आप एनोडिक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो बताइए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या आती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यस सर।
तो सर चांसेस जो है लग रहे हैं H+ से तो हमें लगता है बात करनी बेकार है, क्योंकि H+ तो रिड्यूस होने के लिए तैयार बैठा है, इलेक्ट्रॉन OH- गेन कर तो बेकार हो गया। OH- से उम्मीद कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्या सल्फेट से उम्मीद हो सकती है सर? सल्फेट भी नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडाइज तो हो ही सकता है। और हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, करेगा क्या नहीं करेगा वो अलग बात समझ रहे हो कि नहीं? अभी सिर्फ पॉसिबिलिटीज लिखी गई, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं सर? एक पॉसिबिलिटी आती है कि आप OH- से कहिए कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, एक पॉसिबिलिटी आती है कि आप सल्फेट आयन से कहें कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? वाटर सर। पानी कहेगा हम भी हैं, चलिए पानी की भी पॉसिबिलिटी। ये 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। अब देखो मैं कुछ करने जा रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करके बहुत सीधी बात कर रहा हूं। मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं सल्फेट से कहता हूं तुमसे ना हो पाए, बताओ मानते हो? दिमाग ही नहीं लगा रहा, वो मोटा तगड़ा रेजोनेंस, ये कहेगा भाई कोई और उससे बात करो, हमसे बात ही मत करो, तो हमने सल्फेट को उड़ा दिया। अच्छा अब बचा कौन सर? एक OH- बचा, एक पानी बचा। पानी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, पानी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -1.23, और जो OH- का ऑक्सीडेशन, मैं चाह रहा हूं वो इक्वेशन तुम याद कर लो। ये देखिए मैंने लिखी, अगले पेज पे होगी। ये OH- की ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल, ये रिएक्शन जो है मैं चाह रहा हूं तुम इसको याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो वो अलग लेवल के सवालों के लिए है यार, जो गंदे सवाल होते हैं ना IIT वाईटी में, कभी कभी एडवांस लेवल पे गंदगी मचती है, उसके लिए ये कुछ चीजें हैं जो चाहो तो याद करो। OH- का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो भी O2 बने, और इस ऑक्सीडेशन के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.4, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी -0.4। क्लियर? यस सर। यानी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो इट विल बी -0.4, और -0.4 जो है वो -1.23 से बड़ा है, मानते हो? यस सर। यानी ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए? OH- का। OH का। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यस। यस OH- आएगा कहां से सर? पानी वाटर कितने आते हैं? ना के बराबर। माइनस। समझिए बात? ना के बराबर सर, 10 की पावर -7, वो भी तब जब पानी पानी हो। अरे आपने सर ऊपर से H+ डाल रखा है, पानी वैसे ही घबराए पड़ा होगा। समझा दे तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट? यस सर। यानी पानी के टूटने से H+ बनता है और OH बनता है। ऊपर से आपने गिराया H+, पानी का अरे साला H+ आ गया, चलो वापस चलो। समझ बात को? इस कॉमन आयन की वजह से पानी का टूटना और कम हो जाएगा सर। OH का रिडक्शन ऑक्सीडेशन छोड़िए सर, जब वो आदमी ही नहीं है तो क्या ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन, कुछ समझ पाए? यस सर। लेकिन हम इसमें बिल्कुल मना नहीं करते कि ये लक्ष्य तुम्हारी वाली बात आ गई, जरा समझना। OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.4 है, और पानी का -1.23 होता है। -0.4 की वैल्यू जो है -1.23 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए? OH- का। लेकिन सर हो तब ना जब OH हो, OH ही नहीं है, क्योंकि सर एक तो पानी वाले OH वैसे ही बहुत कम होते हैं, ऊपर से H2SO4 और डाल दिया आपने, वो वैसे ही बर्बाद कर देगा। यानी एक्चुअली चांसेस तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स चांसेस तो OH- के बनते हैं सर, लेकिन उसके लिए OH- को बनाइए तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम है कि सर उसके रिडक्शन की संभावनाएं घट जाएंगी। इसलिए एक चीज तो क्लियर लगती है, और वो ये है कि अगर है, हाँ आप यार हमारा वाला कहां गया? ये एक चीज तो क्लियर है कि अगर ऑक्सीडेशन करना है आपको, तो ये भी क्लियर हो गया कि सर इसके चांसेस भी मुझे खत्म लगते हैं। बताओ समझे? और ये सल्फेट को इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसके बस का नहीं है, OH को इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये खुद ही नहीं है। बताओ समझे? ये यस। हम इसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज बेटर देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। वो पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अभी तुमने देखा था -1.23 था, और OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.4। बेटर किसका है? -0.4। लेकिन फिर भी हमने उसको नेग्लेक्ट किया, क्यों? क्योंकि सर भले ही आप बेटर हो, लेकिन अगर आपका अमाउंट ही बहुत कम है तो ऑक्सीडेशन के चांसेस तो वैसे ही कम हो जाएंगे। इसलिए एक चीज क्लियर है, अगर आप एनोडिक पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इन तीनों पॉसिबिलिटीज में जो एक्चुअल हो रहा है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो ये हो रहा है, पानी। और पानी ही ऑक्सीडाइज करने वाला है। और मुझे जल्दी से बता दो कि पानी के ऑक्सीडेशन की इक्वेशन क्या है? पानी के ऑक्सीडेशन से O2 बनेगा, H+ बनेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जरा जल्दी से बैलेंस करके बता दो। यहाँ 2H2O हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 4H+, 4H। 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन। यानी अल्टीमेटली अगर कोई पूछे कि भाई पानी की इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप करते हैं यूजिंग H2SO4 कंडक्टिंग बनाने कंडक्शन के लिए, तो एनोड पर क्या हो रहा है? तो एनोड पर O2 गैस बुड़ 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 करके बाहर निकल रही, खूब O2 ऐसे। अच्छा अब आते हैं कैथोडिक पॉसिबिलिटी में। पहले पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं और उसके बाद जो है चांसेस की बात करेंगे। कैथोडिक, हाँ सर हमें पता कैसे चला कि H2O हुआ? सर वो तो OH- से भी तो O2 ही निकलेगी। अरे यार अब कैसे बताएं, ये सब मत पूछा करो यार। अब जो हुआ सो हुआ है,
मतलब अब ओके ये सर। तो तुम्हारा सवाल अजीब सा है कि भाई O2 तो वो भी निकालता है, तो अब किसे, तो हम थोड़ी सी हम भी अकल लगाएंगे कि भाई O2 अगर दोनों लोग निकालते हैं तो OH माइनस से क्या उम्मीद की जा सकती है, तो मना कर देंगे भाई OH माइनस से उम्मीद क्यों कर रहे हो, OH है ही नहीं, तो क्यों उससे निकलेगी, O2 कहां से निकलेगी जो है। और ये तो मानते हो कि पानी की कमी नहीं होगी, यस सर। तो पानी तो बिल्कुल एनोड के सर पे खड़ा होगा ऐसे कि जहां यस तुम कहो हम खाक से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो पानी के भले ऑक्सीडेशन के चांसेस कम हो, लेकिन पानी क्योंकि इतना इफरात में पड़ा है कि ऑक्सीडेशन तो पानी का ही होगा बिकॉज ऑफ द बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्लियर। यस सर। अच्छा, अब आते हैं कैथोडिक पॉसिबिलिटी में। कैथोडिक पॉसिबिलिटीज क्या है पहले ये बताओ। पॉसिबिलिटी में सर मुझे लगता है कि एक तो H+ से आप उम्मीद कर सकते हैं, कोई शक नहीं है, H+ से आप इलेक्ट्रॉन्स लेने की उम्मीद कर सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी आ रही है, बिल्कुल सही। दूसरी पॉसिबिलिटी पानी से भी आ रही है, और तो कोई नजर नहीं आता। पानी के रिडक्शन की इक्वेशन जल्दी से बताओ। H2 गैस। भाई हम ये बता रहे हैं, हमें ये याद नहीं होती है, तुम अपने आप को हमारा जैसा मत बना दो, तुम्हें भी ये याद रखनी है बैलेंस के साथ। अब क्या बैलेंसिंग है 2H2। यहाँ, क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मतलब अच्छा अब ये बताइए, दोनों लोग हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं, अब तुम्हें क्या लगता है ये दो पॉसिबिलिटीज में सही किसको मानूं मैं? सोच के जवाब देना, बिल्कुल जवाब, वरना उल्टा सीधा जवाब मत देना। फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले। H+। क्यों कॉमन आयन लव है। कॉमन आयन, मतलब प्लस पानी तो, एसिड सारे वो ज्यादा होंगे। सर H2O शायद। पानी H+ के रिडक्शन से हाइड्रोजन का बनना, क्योंकि H+ की कमी नहीं है सर, आपने ऊपर से H2SO4 भर रखा, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड भर भर के H+ देगा, और उसकी वजह से इनके रिडक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये भी कंफर्म है कि वाटर के रिडक्शन से भी हाइड्रोजन गैस ही बन रही। लेकिन अगर मैं पॉसिबिलिटीज को फाइनलाइज करना चाहूं तो जो समझ में आता है वो यही कि H+ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, H+ के रिडक्शन का पोटेंशियल कितना, 0? यस सर। और वाटर के रिडक्शन का पोटेंशियल -0.83। इसका मतलब सर जीतेगा तो पानी सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सॉरी, जीतेगा तो H+ ही, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और उसका माइनस में है, तो इसका मतलब जीतना तो H। और लेकिन सर ये बताइए, कहीं ये तो दिक्कत नहीं आ जाएगी कि H+ बहुत कम है, लुट गया, पर ना, इस बार दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि H+ पानी से नहीं आ रहा है, एसिड से आ रहा है भर भर के। बताओ समझे बात। यस। इसलिए ये कंफर्म हो गया कि कैथोडिक पॉसिबिलिटी में ये दो पॉसिबिलिटीज आती हैं जिनमें दो लोगों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और जीत एक आदमी जाता है। यानी ये आपका कैथोडिक पॉसिबिलिटी में ये कैथोडिक रिएक्शन है और ये आपकी एनोडिक रिएक्शन। और देख के एकदम साफ लग रहा है कि एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, लेकिन कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। यानी पानी के ऑक्सीडेशन से, अगर आप उसके अंदर H2SO4 डाल के ऑक्सीडाइज करें तो पानी के ऑक्सीडेशन से एनोड पर O2 और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस दिखाई देती है, और इनके वॉल्यूम में 1:2 का रेशो देखने को मिलता है। यानी अगर हाइड्रोजन की वॉल्यूम V आ रही है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम V/2 देखने को मिलेगा आपको। यानी अल्टीमेटली जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें तो देखो यहां पर सारी चीजें लिखी, तुम एक बार पढ़ लेना, वही सारी कहानी जो अभी हम बात कर रहे थे। तो अल्टीमेटली जो समझ में आ रहा है वो यही है कि वाटर का ऑक्सीडेशन या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस एनोड और कैथोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है। यहां तक क्लियर है। इससे ज्यादा अच्छा सवाल क्या है, हाइड्रोजन गैस किस वजह से आती है, O2 गैस किस वजह से आती है, तो इसको याद कर लेते हैं। कई बच्चे जल्दबाजी में ये गलती करते हैं कि वाटर है अगर तो H और OH होंगे, और H और OH में H के से O2 और OH से H से H2 और OH से O2 आती, जबकि एक्चुअली OH माइनस के ऑक्सीडेशन से O2 नहीं है। OH माइनस के ऑक्सीडेशन की जगह किसका ऑक्सीडेशन O2 देने के लिए, वाटर का। यानी सिर्फ ये याद रखना है कि वाटर ऑक्सीडाइज करके O2 गैस लिबरेट कर रहा है, और H+ जो एसिड से निकल के आ रहे हैं वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं एट कैथोड एंड एनोड। बताओ समझे यहां तक। सर एक डाउट आ रहा है सर, मतलब सुन लो सर। सुना, अरे सुनेंगे तो है ही सर जैसे जो ऑक्सीडेशन था उसमें सर O2 जो है सर कंज्यूम होती है, सर यहाँ लिबरेट हो रही है, थोड़ा अजीब सा नहीं है? क्या सर जब ऑक्सीडेशन होता है हाँ तो सर जो O2 है वो कंज्यूम होती है, हाँ तो सर यहाँ पे तो गैस निकल रही है ना। हाँ, तो हम ये तो ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं इस आदमी का ऑक्सीडेशन होगा, इस आदमी के ऑक्सीडेशन से जो बनेगा वो निकाल लेंगे। अब वो तो ये अलग बात है कि इस आदमी को ऑक्सीडेशन से O2 बन रही है, अब वो तो लॉजिकल है ना यार। OH माइनस या पानी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और O2 के अंदर 0 है, तो इसे ऑक्सीडेशन ही तो बोलोगे। यस सर। तो इसका मतलब वाटर के ऑक्सीडेशन से ही O2 बोला जाएगा। वो अलग बात है कि पानी O2 बाहर निकल रही, गिर रही है, क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहां पर वाटर के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और O2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एंड दिस इज नेम्ड एज ऑक्सीडेशन। सो अल्टीमेटली ये ऑक्सीडेशन है जो O2 लिबरेट कर रहा है।
ठीक है ना? यस चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं और वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। अब देखो इसको फिर वही इसको बिल्कुल नहीं देखते हैं, है ना, इसको ऐसे भूल जाते हैं। हम सवाल सिर्फ पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaBr, बस बात खत्म। अब हम इसको अपने हिसाब से करके देख लेते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaBr, अब तुम सब लोग अपने आप अकल लगाओगे तो समझ में आएगी बात। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaBr, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस, ये मैं लिख के इसलिए ले आया हूं ताकि थोड़ा साफ साफ तुम्हारे पास पहुंच भी जाए। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaBr का आंसर क्या लिखोगे बताओ जरा, मोल्टेन NaBr? सर Na+ और Br-। कैथोड पर सोडियम और एनोड पर ब्रोमीन गैस। यस सर। ठीक, लेकिन Yes, वो sir. करा ये वो तो सर बेकार हो गया, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaBr, ये ज्यादा अच्छा है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा अब ये बताओ जरा पॉसिबिलिटीज पहले, स्पीशीज इन्वॉल्व, कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो इन्वॉल्व होंगी? इन्वॉल्व अपने हिसाब से सोच लेते हैं कौन कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती। क्या Na+ का इन्वॉल्वमेंट है? हाँ सर, अब होगा कि नहीं होगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन कौन कौन सी स्पीशीज हैं इस बर्तन में वो देख लेते हैं। Na+ हो सकता है सर, एक Br- की पॉसिबिलिटी है, एक H+, ठीक है, यस एक OH- के चांसेस हैं, और ये सर पानी तो पानी है सर, पानी में क्या सोचना, पानी तो है ही। ये सर ये 2-4 लोग हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है। चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं। तो कैथोड पर क्या लगता है? तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, कैथोड पर जो जो पॉसिबिलिटीज है पहले वो लिख लेते हैं, किन किन लोगों की पॉसिबिलिटीज है वो लिखते हैं। एक सर ये पॉसिबिलिटी आती है कि H+ जो है इलेक्ट्रॉन को खा के H2 बना दे, बताओ मानते हो कि नहीं? यस दूसरी पॉसिबिलिटी आती है सर Na+ को खिला दीजिए, Na+ इलेक्ट्रॉन को खा के सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट कर जाए, बिल्कुल सही है। और एक पॉसिबिलिटी तो सर है ही, पानी जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेके H2 बना दे। पूरी इक्वेशन तुम्हें याद होगी आगे OH- भाई ये याद कर लेना यार, ये हमें याद नहीं होती है, हमने कहीं गलत लिखा हो तो सही भी करवा देना। ये ठीक है, 3 इक्वेशन, 3 पॉसिबिलिटीज। यस हम ये नहीं कह रहे कि हो ये 3 हो रहा है, अब इनमें से क्या, दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। अब पॉसिबिलिटीज के बाद जो एक्चुअल हो रहा है वो करते हैं। पहले मुझे लगता है मुझे इससे बात नहीं करनी, सही कह रहे हैं? यस सर क्योंकि सर सोडियम से क्या ही उम्मीद करेंगे सर, जब दूसरे लोग हैं तो सोडियम क्या ही दौड़ेगा, माइनस में 2.7 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बेकार आदमी सर, इससे छोड़िए। अच्छा अब इन दोनों में अगर बात करें, मुझे लगता है मुझे इससे भी बात नहीं करनी, बताओ समझे कि नहीं? Yes, sir. यस क्योंकि दिस टाइम दिस H+ is coming from water and H+ which is coming from water is negligible, 10⁻⁷ या उससे भी कम, बेकार है एकदम, मुझे इससे बात नहीं करनी है। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो पानी और भरा पड़ा है सर, भरा पड़ा है, इसलिए जो भी पॉसिबिलिटी है वो वाटर की। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि अगर आप कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में एक्वस NaBr की अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो उस एक्वस NaBr के इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज माय कैथोड, दिस इज एनोड, यहां पर तमाम लोग लगे हैं, लेकिन कैथोड दिस इज एक्वस NaBr, एक्वस NaBr। और ये बिल्कुल साफ समझ में आता है कि कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आई। अब बचा एनोड, चलिए अब एनोड पर आते हैं। एनोड पर क्या हो रहा होगा? एनोड पर जो पॉसिबिलिटी लगती है पहले उनको चेक कर लेते हैं। एनोड पर जो जो पॉसिबल है वो लिखते हैं। क्या लगता है एनोड पर क्या क्या आ सकता है? जो आ सकता है एनोड पर सर, एक तो देखिए OH- से उम्मीद कर लीजिए, अभी बात हुई थी हमारी, OH- के ऑक्सीडेशन से O2 बनती है, देखा था अभी। यस सर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पता नहीं क्या था, -0.4 जो भी था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.4 था। तो ठीक है सर, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसको छोड़ देते हैं। याद रखनी है भाई, इस इक्वेशन को भी पूरा याद कर लेना, ठीक। अच्छा बचा क्या? पानी। सर एक पानी है, हाँ बात तो सही है, पानी का भी ऑक्सीडेशन है सर, इससे भी O2 बनेगी, आगे 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन और यहां आ जाएगा, ये सब पानी का भी ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल सही है, इससे भी उम्मीद बनती है। सर एक Br- इसको कैसे भूल सकते हैं, Br- के भी ऑक्सीडेशन की उम्मीद बनती है, और ये भी Br2 बना सकता है, बिल्कुल सही, 3 पॉसिबिलिटी। अच्छा अब इन तीनों में मैं जो करने जा रहा हूं वो ये कि मैं एक आदमी से बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बताओ ठीक कर रहा हूं? यस सर क्योंकि सर OH- आएंगे ही कहां से सर, वो पानी वानी से आएंगे, पानी वाले OH- की बेकार होता है, हटा दीजिए इसको, खत्म करिए। चलिए ठीक है, बचे 2 ऑप्शन। अब इन दोनों में ये सब कहना बड़ा बदतमीजी लगता है कि तुम कम हो हम ज्यादा हैं। अरे भाई सब मोल्टेन NaBr एक्वस NaBr लिया है तो Br को कम नहीं बोल सकते आप, मानते हो? तो Br इसलिए हटा दूं कि Br- कम है, ये तो बेवकूफी, या पानी को इसलिए ले लूं क्योंकि पानी एक्सेस में, ये भी बेवकूफी है। अब तो पक्का डिसाइड कौन करने वाला है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बात समझ रहे हो? यस और पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अभी तुमने याद किया है, अगर नहीं याद किया है तो याद कर लो कि पानी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E0 ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज -1.23 वोल्ट, और जो हमारा इस साहब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है -1.36। सर तो क्लोरीन का होता है सर। ये क्लोरीन का होता है,
यस सर शायद पता नहीं यार, हमें तो यही याद आ रहा है, या कुछ और सर को तो होता ज्यादा होगा। एक सर सेकंड को हम दोनों देख से लेते, ज्यादा एक सेकंड देख लेते हैं ना, कहीं होगा लिखा हुआ इसी में, इसी का जो हमने अभी लिखा था, ये Br वाला ही है ना, ये यार ये है 1.02, वो क्लोरीन का ही, -1.08, -1 आगे होगा पीछे, यही -1.08, इसको सही कर लो भाई, ये हो गया -1.08, -1.08 हो गया, -1.08। चलिए ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें तो जो भी तय होगा भाई, हमें तो लगता है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ही तय करेंगे, कि इसमें अमाउंट तो कुछ करता नहीं। अब ऐसे में देख के लग रहा है सर नीचे वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, ये पहचान लोगे। यस सर और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है सर, वहां चुपचाप टिक लगा दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी ये रिएक्शन हो रही है कैथोड पर और ये रिएक्शन हो रही है हमारी एनोड पर, यानी फाइनल जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही, एक ये एनोडिक और एक ये कैथोडिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप एक्वस NaBr की नेट इलेक्ट्रोलिटिक सेल की इक्वेशन लिख सकते हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिएगा और जोड़कर अपना इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा। और तुम समझ लो जोड़ के क्या बनेगा, एक बार जोड़ो जरा, क्या बन रहा है। जोड़ने से जो नेट इलेक्ट्रोलिटिक सेल की इक्वेशन बन रही, क्या बन रही है, दिस प्लस दिस, यानी आ जाएगा 2H2O प्लस Br माइनस, 2Br नहीं होगा, और 2 कर लो, मतलब उसको बैलेंस कर लो। और इलेक्ट्रॉन्स का क्या सीन है, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, गिव्स H2 प्लस, OH और क्या आएगा 2OH माइनस और Br2। गैस। ये हमारी नेट सेल इक्वेशन तैयार हो रही है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कुछ समझे बात को। यस सर। और साथ सर यहाँ में पे हाँ सर की जो हम जिन रिएक्शन पे हमने क्रॉस मारा है वो रिएक्शन सच्ची में होती नहीं है या फिर होती हैं बट उनका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है। तुम जो सुनना चाहो वही बोल देंगे, हम बताओ अब हम क्या बताएं इसका, आप इसका क्या जवाब दें। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि होती है लेकिन इसका इफेक्ट नेगलिजिबल, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मतलब तुम खुद अकल लगाओ ना यार, जब बातें मोल्स में चलती हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन चल रहा है, तो किसी आयन को किसी भी तरह से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने से रोका थोड़ी ना जा सकता। लेकिन आप तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन में सब 2-4 बूंदे जो हैं वो ब्रोमीन की भी निकलेंगी, 2-4 O2 की भी निकलेंगी। जो ऑब्जर्वेशन वो यही है कि ब्रोमीन ज्यादा निकल के आती है, तो आप बोल दीजिए भाई ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रोमीन वैस निकल रही। अब O2 भी साथ में थोड़ी बहुत पानी के ऑक्सीडेशन से निकल के आ रही है। अब ये तो अब रोक नहीं सकते ना, पानी को ऑक्सीडाइज होने से कौन रोक सकता, होगा तो है ही। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके हिसाब से कैथोड एनोड पे क्या चल रहा है, तो आप तो वही देंगे ना जो थर्मोडायनेमिकली दिखाई दे रहा है आपको। तो दिखाई तो हमें यही दे रहा है सर, यही होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हो कि नहीं। रोक नहीं सकते आप किसी को भी ऑक्सीडाइज या किसी को भी रिड्यूस होने से। बट जो मेजॉरिटी दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि भाई चांसेस इसके हैं यही आ रहा होगा। ऑब्जर्वेशन में कोई चेंजेस आएंगे तो अलग बात है, जो कि NaCl के अंदर आते भी हैं। हम अभी NaCl वाली भी बात करेंगे, उसमें ये ऑब्जर्वेशन चेंजेस आते हैं जो कि ओवर वोल्टेज की वजह से दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तो हम बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं भाई, हमारा दिमाग, हम ज्यादा केमिस्ट्री थोड़ी ना समझ रहे हैं यार इसके अंदर। हम तो एक ही बात समझ रहे हैं सर, जो पहले दिन बात हुई थी वही आज आप वही वाली बात दोबारा कर रहे हो। जिसका रिडक्शन के चांसेस ज्यादा है वो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसके ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा है वो है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। इसमें कोई जबरदस्ती की केमिस्ट्री मत ठूसो ना कि अगर ऐसा हो गया क्या होगा, वैसा होगा क्या होगा। समझ लो ना मेरी बात को। इसमें थोड़ी अकल जरूर लगा सकते हैं। अकल क्या लगा सकते हैं भाई, तुम तो ज्यादा वाले हो, तुम्हें तो आना चाहिए था। वो अलग बात है कि अंदर से आवाज आई अबे हम बहुत कम हैं, तो ठीक है तुम्हें आना चाहिए था, ठीक है, बट तुम अगर हो ही नहीं तो ठीक है तुम्हें हटा देते। तो इसमें थोड़ी बहुत अकल लगा रहे हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वाला आदमी रिड्यूस करता है कैथोड पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वाला आदमी एनोड पर ऑक्सीडाइज करता है। ये बिल्कुल क्लियर, समझ गए। यस सर। ठीक। अच्छा अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यानी ये समझ पा रहे हो। अगर कोई पूछे कि भाई बता सकते हैं कि एक्वस NaBr की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर या कैथोड पर कहां पर pH की वैल्यू चेंजेस आते हैं, क्या जवाब देंगे। pH वैल्यूज में चेंजेस कहां आते हैं, यहां पे कैथोड पर इंक्रीज होगा। आप सोचो जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि कैथोड पर Na+ नहीं आता है, वो तो NaBr को देखते ही क्या समझेगा, Na आएगा। उसके हिसाब से pH में कोई चेंजेस कैथोड एनोड पे कहीं पर भी आ रहा है, वो तो Na को रिड्यूस कर देगा, ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसमें H+ और OH- का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। लेकिन जो समझदार है वो जानता है Na+ से उम्मीद कभी मत करो। Na+ के रिडक्शन की संभावनाएं तो नेग्लिजिबल, इसलिए वाटर रिड्यूस करके H2 गैस लिबरेट करेगा और साथ में OH- निकल के आएंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर या कैथोड के पास pH की वैल्यू इंक्रीज करेगा। समझे बात।
यस सर। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, जो और अच्छा एग्जांपल, वो ये जो हमने अभी लिखा है यही सब कुछ भी लिखा है, तो इसको देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ये है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। चलिए कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कहाँ गया, यहीं लिख लेते हैं, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अच्छा, तुम जरा मेरे ख्याल से हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही है जो मेरे दिमाग में रहती है हमेशा, कि सर ऐसे क्या कितने सॉल्ट करवाओगे, मतलब समझ रहे हो कि क्या क्या याद करवाओगे। मतलब हम ब्रोमीन का चलो हमने याद कर लिया, अब कुछ लोगों का याद कर लिया, सर ऐसे तो बहुत सारे सॉल्ट है, कितना याद करने हैं, मतलब हम करेंगे कैसे। तो मैं तुम्हें सजेशन ये दे रहा हूं कि कम से कम जो तुम्हारे सामने लिख रहा हूं मैं जानबूझ के ऐसे सॉल्ट्स लेके आया हूं जिसमें तुम कुछ याद कर सको। जैसे ब्रोमीन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हारे सामने आ गया एंड दैट इज -1.08। ऐसी क्लोरीन का आ जाएगा, उसको याद कर लेंगे, कॉपर का आ जाएगा, उसको याद कर लेंगे। कम से कम कुछ अलग टाइप के जो सॉल्ट्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद होंगे, तो इनको मिक्स करके आंसर निकल आएगा। बात समझो, जैसे आप कोई पूछे कॉपर CuBr2 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, तो CuBr2 में कॉपर का क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, बट Br2 का क्लियर है कि अगर एक्वा CuBr2 लोगे तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज करेगा। बताओ समझे कि नहीं। यस सर। समझे, क्योंकि भाई अभी बात है ना, ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन और पानी में ही तो कंपटीशन होगा, और अभी तुमने देखा था ब्रोमीन और पानी में कौन जीता है, ब्रोमीन जीता है। तो इसका मतलब ये अगर किसी सॉल्ट में Br2 है, मतलब Br है, तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा। बताओ समझे कि नहीं। समझ गए तो ये चीजें इससे यूज करके आप किसी अलग अलग सॉल्ट्स के भी बारे में इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल और लेते हैं और समझ में आ जाएगा। आप कॉपर सल्फेट एक्वस ले लिया, अब एक्वस कॉपर सल्फेट लेंगे तो जहां तक पॉसिबिलिटीज का सवाल है, पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, तो पॉसिबिलिटीज जहां तक सवाल है, जो स्पीशीज आप इन्वॉल्व, पहले तो स्पीशीज इन्वॉल्व देख लेते हैं। कौन कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती है बताओ जरा। कौन कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक तो कॉपर +2 आ ही सकता है, H+ आ सकता है, सल्फेट से भी जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद करते हैं, पानी से भी आप उम्मीद कर सकते हैं, और OH- से भी उम्मीद कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है ये। अच्छा, अब होगा क्या वो और देख लेते हैं। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। कैथोडिक कंपार्टमेंट के पास चलते हैं, कैथोडिक पॉसिबिलिटीज में आते हैं। तो पहले सारी पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। हमने H+ से कहा जाओ तुम रिड्यूस हो जाओ, बिल्कुल पॉसिबल है। हमने पानी से कहा जाओ तुम रिड्यूस हो जाओ, बिल्कुल पॉसिबल है। और हमने कॉपर से कहा जाओ तुम रिड्यूस हो जाओ। बताओ ये समझ रहे हो कि नहीं सब लोग। Yes, sir. ये सारी पॉसिबिलिटी सर। अब इनमें देख लीजिए आप अपने हिसाब से, आपको जो समझ में आए। मैंने कहा देखिए ऐसा इतना तो समझ में आ ही रहा है कि इसको मना करो, तो अरे सर पूछ तो लीजिए कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है। हमने कहा छोड़ो ना यार, जो आदमी नहीं है उसका क्या पोटेंशियल, बात समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। H+ इज पानी, कम पानी से आने वाला बेकार हो गया। हमने कहा तुम छोड़ो। अब तुम दोनों में कंपटीशन है, इसमें कोई शक नहीं है। कॉपर सॉल्ट से डिराइव हो रहा है, पानी पानी है। अब इन दोनों में कंपटीशन है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। पानी का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34। जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि कॉपर नीचे की तरफ आता है जो कि महंगा आदमी माना जा सकता है, इसलिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। इसका जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, वो प्लस में 0.34 होता है। और पानी का आज ही हमने याद किया है कि पानी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.83 वोल्ट होता है। तो साफ समझ में आ रहा है सर, जीत तो कॉपर की ही होगी। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन को भी कैंसिल किया जा सकता है और जो जीतेगा वो कॉपर। यानी क्या ये कहना ठीक है कि एक्वस कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन कैथोड पर कॉपर उछालती है, डिपोजिशन होता है। यस सर। ठीक, अब आते हैं रिडक्शन की एनोडिक पॉसिबिलिटी में। एनोडिक पॉसिबिलिटी क्या है। एनोडिक पॉसिबिलिटी में पहले सारी पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। एक तो आप OH- से जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं कर लीजिए, फिर आप पानी से भी जो भी उम्मीद कर सकते हैं वो भी कर लीजिए। ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या बनेगा H+। भाई इनको बैलेंस जरूर याद रखना। और एक आपके सल्फेट से जो उम्मीद करते हैं कर लीजिए। आप बताइए बचा क्या, क्या इसकी बात करनी चाहिए, सल्फेट से बात करनी चाहिए कि नहीं। सल्फेट का ऑक्सीडेशन काउंट ही नहीं करना चाहिए, OH- काउंट ही नहीं करना चाहिए। बचा कौन, पानी, क्योंकि OH- तो बहुत कम है, तो इसका मतलब सर पानी का ऑक्सीडेशन होगा। तो यानी सर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। आप अगर रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शन लिख दूंगा, नहीं तो एक चीज समझ में आती है, ये आपकी एनोडिक इक्वेशन है और ये आपकी कैथोडिक इक्वेशन।
इन दोनों को जोड़कर ही आपकी नेट सेल इक्वेशन तैयार होगी। आप चाहें तो नेट इलेक्ट्रोलिटिक सेल की इक्वेशन लिख सकते हैं और उससे आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो बताओ नेट इक्वेशन क्या बनेगी? कॉपर 2 प्लस प्लस बैलेंस कर लेना भाई, कितना आएगा? कॉपर 2 प्लस प्लस 2H2O गिव्स कॉपर प्लस O2 प्लस H प्लस। अब देखो यार, बैलेंस बैलेंस कर लो, क्या आएगा बैलेंस करके? सर 2H प्लस आएगा। 2H प्लस आएगा? नहीं, यहाँ पर Yes. 2H2 होता है ना, तो 4H प्लस। हाँ 4H प्लस। ठीक है। ये यार यहाँ क्या था? यस यहाँ सर। नहीं, गड़बड़ हो गई ना, यहाँ 4 आता है ना इलेक्ट्रॉन्स, यस सर। तुम लोग बिल्कुल लल्लू हो, और यहाँ भी 4 आता है, फोर आता है। H प्लस भी 4 आता है, तो यहाँ पर भी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 आ जाएगा ना, ये 4 हो गया, समझ रहे हो कि नहीं? यस ये सर। 4 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सही लिख लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखो चार्ज वार सब बैलेंस, अब आप साफ दिखाई दे रहा है सर, ये बहुत बढ़िया है। यानी इस इलेक्ट्रोलिसिस में अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये काम कर रहे हैं तो आपको पीएच घटती हुई नजर आएगी, क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसकी वजह से H प्लस लिबरेट होंगे। समझो बात। सर आपने SO4 को रिजेक्ट क्यों किया है? क्योंकि SO4 बात हो चुकी है हमारी, मोटा तगड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन। अगर मजबूरी होती तो शायद ये ऑक्सीडाइज हो सकता था, अदरवाइज तो किसी और को ही मौका मिलेगा। तो मजबूरी सल्फेट का ऑक्सीडेशन वाटर तो हमेशा होगा ही, मतलब नहीं नहीं नहीं, जब आप मोल्टेन की बात करेंगे, मोल्टन तो सर मोल्टेन में उसका SO4 option जो है वो H2O8 में कन्वर्ट हो जाएगा। सर एक सल्फेट बार इसकी भी रिएक्शन लिखवा मैं दो। लिखवाऊंगा, मैं मोल्टेन का केस अलग बनवा लूंगा। तो ये नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सल्फेट के चांसेस कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि सल्फेट जो है वो कभी भी ऑक्सीडाइज करेगा ही नहीं। अब जब मजबूरी आ जाएगी कि नहीं भैया हमें तो करना ही करना है, तो उस केस में आप सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और सल्फेट के ऑक्सीडेशन से H2O8 करके H2SO8 बन सकता है। मैं उसके सल्फेट के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये चांसेस ये बनते हैं। अब इसमें देखो कॉपर सल्फेट था तो ये आंसर आ गया। अब मान लो जैसे इतना सब करने के बाद जो तुमने केसेस बनाए हैं, इन केसेस के साथ अगर मान लो वो ये पूछे कि भाई ऐसा है, अब तुम एक ऐसे सॉल्ट के बारे में बताओ जो तुमने नहीं पढ़ा है, जो तुम्हें नहीं बताया गया है, तो अब मैं कुछ अंदाजा तो लगा ही सकता हूं ना, इतनी अकल तो दिमाग लगाई जा सकती है कि अगर वो कहता है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस, ये सवाल हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuBr2 ऐसे क्या बनाएगा, ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ और क्या ले सकते हैं, Na2SO4 ले लिया। ये सब एक्वस ही है। तो बताइए आंसर क्या लिखेंगे? तो साफ समझ में आ रहा है। ऊपर वाले केस में जब आप बात करोगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो अगर आप ऊपर वाले केस की बात कर रहे हो तो क्या होगा? ऊपर वाले केस में आपने CuBr2 ले लिया, तो अगर आपने CuBr2 ले लिया तो जो एक्वस CuBr2 है उसमें कॉपर +2 भी है, उसमें Br- भी है, उसमें H+ भी है, उसमें OH- भी है, और इसमें H2 भी है। लेकिन सर अब इतना दिमाग थोड़ी ना लगाएंगे, हमने तो सब कुछ याद कर लिया। अब जहां पर भी कॉपर का नंबर आता है तो वाटर के तो ऊपर कॉपर को ही रखा जाता है। तो इसमें ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि जो हमारा कैथोड आपने लिया है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, तो कैथोड पर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। कैथोड पर डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि कॉपर +2 का रिडक्शन हो रहा है। हम सही कर रहे हैं कि नहीं भाई, बताओ। यस सर। और जहां तक एनोड का सवाल है सर, देखिए 2-4 आदमी हैं अपना दौड़ भाग में लगे हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो कौन लगा है सर? देखिए एक ये लगा है, एक ये लगा है, और एक ये लगा। ये 3 लोग दौड़ेंगे, जिसमें एक आदमी तो वैसे ही पस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, तो पस्त क्या होगा? बात समझ रहे हो? OH- की कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल। तो कौन बचा सर? ये 2-4 लोग बचे, एक Br बचा, एक पानी बचा। और अभी हमारी बात हुई थी पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.08। कौन जीता था? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को जिता देंगे, बात खत्म हो गई। तो यानी आप एनोड की इक्वेशन लिख। तो ये थोड़ा सा रिकॉल करने से आंसर ऐसे भी सॉल्ट्स का लिखा जा सकता है जो नहीं पढ़े हमने। तो यानी यहां पर चांसेस है कि Br- जो है वो Br2 में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। ये आपको दोनों को जोड़कर आपको नेट इक्वेशन मिल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो अगर पूछता है कि भाई CuBr2 एक्वस का खेल क्या है, तो आप बता दीजिएगा कैथोड पर कॉपर का डिपोजिशन और एनोड पर ब्रोमीन गैस का लिबरेशन दिखाई देगा आपको, खत्म। और यही चीज अगर सोडियम सल्फेट की बात करता है, फिर क्या होगा सर? देखिए इसमें भी वही वाली कहानी आती है। ये नोट कर लिया सबने?
ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? आ रहा है सर। हाँ, तो थोड़ा सा ना, हाँ, सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा इसको अपने हिसाब से। समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा वैसा मत सोचो, मतलब समझो, सब ऊपर ऊपर से ही चलता है ये, बहुत घुस के कुछ समझ में नहीं पाता, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज होता है ना वो इस तरह से नहीं होता, कुछ और ही होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने हिसाब से समझते हैं, हमें समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, अब जैसे इसी में दूसरा सॉल्ट है Na2SO4 का, लिख सकते हो अपने आप? Yes, sir. अब बताओ 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 Na2SO4 का अपने आप। सर दोनों में पानी करेगा। हाँ, मतलब एक में Na+ आ गया, और क्या क्या है, अब H+ है, OH- है, H2O है, और सल्फेट। तो हमें लगता है कुछ होना ही नहीं है। आप ध्यान से देखो तो दिखाई यही दे रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन की अगर कैथोडिक बात करते हैं, तो कैथोडिक रिएक्शन में डायरेक्ट लिखे तो पानी का ही रिडक्शन है, H2O रिड्यूस करेगा और H2 गैस बनेगी। और अगर एनोडिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो एनोडिक पॉसिबिलिटी में भी एक ही बात समझ में आती है कि पानी ऑक्सीडाइज करेगा और O2 गैस बनेगी। ये लग रहा है, बताओ समझे? यानी कितना Yes. अजीब सा हो गया, आप समझिए, मतलब क्या बढ़िया एकदम आईआईटी का सवाल बन गया कि एक्वस सोडियम सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड पे क्या बनाती। अब सोचो, ना सोडियम से कोई लेना देना, ना सल्फेट से कोई लेना देना, वो जो एक्वस पानी है वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही रिड्यूस कर रहा है, उसी के ऑक्सीडेशन से O2, उसी के रिडक्शन से H2 बन रही। सोडियम सल्फेट यानी इस सॉल्ट से डिराइव्ड आयन से मुझे कोई लेना देना नहीं। समझ में आई बात? तो यानी एनोड पर क्या बनने जा रहा है, एनोड पर O2 गैस, कैथोड पर H2 गैस। अब वो जो भी पूरा लिखते हैं वो पूरी रिएक्शन बन जाएगी। ये पूरा लिख पाओगे भाई? मुझे याद नहीं रहता, मैं इसलिए नहीं लिखता। तुम लोग याद आदत बनाओ इसको पूरा लिखने की, बैलेंसिंग के साथ। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए अब एक और केस बनाते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनाते हैं। अब इसमें एक केस बनाते हैं, अब हम इसी कॉपर सल्फेट की, जो अभी हमने केस बनाया था, इसी कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस फिर से करना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को लेके नहीं करना। तुम देख रहे हो यहाँ इलेक्ट्रोड से कोई मतलब नहीं है। सर आपने डंडे लटका दिए, कभी आपने बात ही नहीं की इनके बारे में। अब हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें नाम बताते हैं इनका, उससे फर्क शायद पड़ जाए। क्या अब मैं दूसरा इसे हटा दे भाई? यस सर। तो आप जो बात करना चाह रहे हैं वो ये वाली बात करना चाह रहे हैं कि इस बार मान लीजिए मैंने ये ले लिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। अब देखना जरा, यूजिंग, अच्छा एक सेकंड जरा बताओ, अभी जब हमने एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी, तो उस एक्वस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन घट रही थी या नहीं? सोल्यूशन फेज में कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन घटी या नहीं? घटी जो अभी हमने इससे पहले किया, घट रही थी, क्योंकि कॉपर +2 रिड्यूस कर रहा है, तो कॉपर +2 कम होता चला जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए ठीक, अब इस बात को देखते हैं, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ये अच्छा, यानी कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स को यूज करके। यानी कहानी क्या है? कहानी ये कि सर इस बार आप जो बर्तन लाएंगे उसमें कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स होंगे, यानी कैथोड एनोड कॉपर का। बहुत बढ़िया। लेकिन सर कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, वो मैं बता देता हूं। ये लीजिए बैटरी, यानी ये बन गया मेरा एनोड और ये बन गया मेरा कैथोड। चलिए अब आपने एक्वस कॉपर सल्फेट इसके अंदर भर दिया। ये हमारा कॉपर है +2, ये हमारा सल्फेट है -2, ये हमारे H+ हैं, ये हमारे OH हैं, और ये हमारा पानी। बताओ ठीक कर रहे हैं? यस सर। आप बताइए, जब आग लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा? तो हमने कहा कुछ नहीं, पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी चलेंगी। तो हम फिर से वही सारी पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। तो एनोड पर क्या हो सकता है पहले वो देख लेते हैं। एनोड पर सर 2-3 चीजें हैं जो हर बार होती थी, वो लिख ही देते हैं। एक तो सर OH- से आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं, चलिए ठीक है। एक आप सल्फेट से भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं, चलिए ये भी ठीक है। एक आप पानी से भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं, चलिए ये भी ठीक है। एक और आप कॉपर से भी उम्मीद कर सकते हैं, चलिए ये भी ठीक है। बताओ कुछ समझे कि नहीं? यस सर। क्योंकि सर अब आपका इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट नहीं है सर। एनोड पर कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, जो कि खुद एक इलेक्ट्रोड है, वो खुद कॉपर +2 के फॉर्म में बर्तन में गिर सकता है। मानते हो कि नहीं? कहां गया एनोड? ये हो सकता है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा होगा या नहीं ये नहीं कह रहा हूं मैं तो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं सर। इस बार ये 4 कहानी चलेगी। क्लियर है? यस सर। अब इनमें सर एक काम करते हैं ना, एक एक करके निपटा दीजिए। कहां इतना दिमाग लगा रहे हैं? बताओ ठीक कर रहे हैं?
यस सर। क्या ये ठीक है? यस सर। अब सर लड़ाई आ गई सर, अब लड़ाई है। लड़ाई क्या है सर? एक तो अब किसी को नेग्लेक्ट तो कर ही नहीं सकते सर, सब भरा पड़ा है मामला, तो आप कैसे डिसाइड करें? कुछ नहीं सर, दोनों लोगों के ऑक्सीडेशन की बात चल रही ना, लिख लोगे ना ऑक्सीडेशन की पूरी इक्वेशन प्लस इलेक्ट्रॉन H प्लस वाला। यस सर। तो ये आपका प्लस 4H प्लस 4, ये जो भी इक्वेशन है, और ये अब सर ये लड़ाई वाली बात चल रही है। अब आप बताइए कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, भाई ये बताइए तुम्हारा E0 ऑक्सीडेशन क्या है? ये बोलेगा -1.23। क्लियर? यस सर। और सर बोलेंगे E0 ऑक्सीडेशन -0.34, क्योंकि कॉपर का स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल +0.34, सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी -0.34। कौन जीता? सर कॉपर। यानी सर बात तो आपकी ठीक लगती है, साहब ही गिरेंगे, टपकेंगे, और अगर टपकेंगे तो अंदर किस चीज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी? सर Cu की। कॉपर 2+। यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब आते हैं कैथोड पर। कैथोड पे क्या मचा पड़ा है? चलिए कैथोड पे आते हैं। कैथोड की पॉसिबिलिटीज क्या है वो भी देख लेते हैं। कैथोड की, अब ये तो तुम समझ ही गए होगे कैथोड पे क्या बचा है। कैथोड पर एक H+ आया, हाँ, तो कैथोड पर एक H+ आया, क्या कर लेगा सर? ये कुछ जो भी कुछ कर पाएगा। एक पानी, सर इसको मत रोकिए, ये भी आएगा, चलिए इसको भी देख लेंगे। और सर कॉपर को कौन रोक सकता है? सर कॉपर भी आएगा, बिल्कुल सही है, इसको भी देख लेंगे। ये 2-4 चीजें हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, अगर इतना कुछ चल रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो कह रहा देखिए ऐसा है, एक आध चीजें कैंसिल करते हैं फिर सोचेंगे। ये ठीक कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ऊपर वाले में क्या था हमारा? ऊपर वाले में इसको भी कैंसिल किया था ना, और सही कौन सा था? सही ये वाला था, लास्ट वाला ना। ठीक, अब नीचे वाले यस पे। सर। नीचे वाले में पानी का क्या है उम्मीद? तो सर उम्मीद तो है, उम्मीद क्या है इसमें? पोटेंशियल देखना पड़ेगा, तो चलिए पोटेंशियल लिख लेते हैं। तो ये आपका पानी का जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने याद किया था -0.83, और इसका तो सर कमाल ही होता है, ये तो बहुत नीचे है, प्लस में आएगा 0.34। किसकी चांसेस बन गए भाई? सर Cu। अब ये बताइए, क्या कैथोड पर कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कर रही? यस सर। इसके हम मजे की बात क्या है कि चल कुछ अजीब सा सीन रहा है, ये कुछ ऐसा चल रहा है, जरा देख समझना बात को। ये चल रहा है, मतलब समझो बात को क्या मतलब ये हुआ कि सर ऐसा है, ये मामला जो है ये गलता जा रहा है इसे, और गल के जो कॉपर +2 बन रहा है वो जमता जा रहा है। यानी अल्टीमेटली कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट कंटेनर के अंदर कांस्टेंट। बताओ समझे? यस सर। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रही है सर, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है सर, कॉपर ही रिड्यूस कर रहा है, कॉपर ही ऑक्सीडाइज कर रहा है। दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 रिमेन्स कांस्टेंट, यानी Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है वो 0 टाइम के साथ। बताओ समझे बात को? और इस तरह के इलेक्ट्रोलिसिस को मतलब इलेक्ट्रोलिसिस तो यही, लेकिन इस तरह के जो इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया जाता है। अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस या अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी जिसमें इलेक्ट्रोड्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, और इस इलेक्ट्रोड्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कंसंट्रेशन कॉपर +2 की चेंज नहीं हो रही है। कोई एक एग्जांपल जितना तुमने पढ़ा है, कोई सोच के बता सकता है कि सर अगर ऐसी की जगह ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते तो भी अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस का केस बनता? सोच के जवाब दो। तुम बताओ, अगर मैं सिल्वर का कोई सॉल्ट ले लूं और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स ले लूं, तो क्या ये अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस है जिसमें Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी? यस यस। सोचो जरा। सर Ag+ एक तो नीचे है, मानते हो नीचे है, तो कैथोड पर तो गया ही गया, मानते हो कि नहीं? यस सर। उसका रिडक्शन तो पक्का हो गया सर, उसको छोड़ दीजिए। दर्द है ऑक्सीडेशन का, क्योंकि सर पानी जो है लड़ाई करता है। तो चलिए पानी से पूछते हैं। पानी बोलेगा -1.23, और सिल्वर का स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल प्लस में 0.8 होता है, तो माइनस में 0.8 हो जाएगा, और पानी का -1.23 होता है, तो फिर 0.8 जीत जाएगा। यानी सिल्वर भी इन्वॉल्व हो सकता है, निकल भी इन्वॉल्व हो सकता है, साथ में कॉपर भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये सब वो लोग हैं जो जिनके रिडक्शन पोटेंशियल्स इस तरह के हैं कि वो ऑक्सीडाइज भी होने में पानी से जीतते हैं और रिड्यूस करते वक्त भी पानी से जीतते हैं।
ये कुछ 2-3 लोग हैं जिनकी जब आप और 2-3 लोग क्या मतलब, ये वो लोग हैं जिनमें इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जब इनके इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व होते हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन में वक्त के साथ चेंज देखने को नहीं मिलता। कुछ समझ पा रहे हो? सर यहाँ पे एक डाउट आ रहा है कि जो Cu2+ है उसका कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह नहीं। चलो छुट्टी हो गई भाई। अबे कॉमन आयन इक्विलिब्रियम पे लगता है भाई, हर किसी पे थोड़ा कॉमन आयन लगता है। जो आदमी टूट गया वो टूट गया, नहीं समझे? कॉमन आयन का मतलब है किसी को आगे भगाना पीछे भगाना, यही होता है ना कॉमन आयन। तो जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो काय का आगे पीछे भगाना? जो टूट गया वो टूट गया, खत्म हो गया। समझ गए? यस सर। तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर अगली क्लास में फिर बात करते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय। सेल चार्ज होता है ऐसे? सर सेक्टर 4 कब आओगे? सर